हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हमने इसके रिवीजन क्लासेस के सबसे पहले लेक्चर में डेरिवेशंस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, सॉम का रिवीजन हम एक नए तरीके से कर रहे हैं, जिसमें हमने सॉम को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। सबसे पहला पार्ट है हमारा ऑल डेरिवेशंस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का, दूसरा पार्ट हमारा ऑल फॉर्मूलेज का रहेगा, तीसरा पार्ट इंपोर्टेंट थ्योरी का रहेगा, चौथा पार्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का और पांचवा पार्ट रहेगा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करने का। तो इनमें से हमारा पार्ट 1 चल रहा था, ऑल डेरिवेशंस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। हमने कोशिश की थी सिंगल लेक्चर में कवर हो जाए, बट ये सभी डेरिवेशंस सिंगल लेक्चर में कवर नहीं हो पाए थे, बिकॉज आप सब जानते हैं डेरिवेशन का मतलब होता है काफ़ी लेंथी पोर्शन, जो सिंगल लेक्चर में कवर नहीं हो पाया था। इसका पहला लेक्चर हमने आप सबको प्रोवाइड कर दिया और उम्मीद है आप सबने देख भी लिया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमारे कितने चैप्टर्स तक के डेरिवेशन और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो गए थे। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इस चैप्टर के सभी डेरिवेशन कर लिए थे। दूसरा हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, जो एसएफडी बीएमडी वाला चैप्टर था, इसके जो भी डेरिवेशन और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वाला पार्ट था, ये भी कवर कर लिया था। बेंडिंग स्ट्रेस में हमने बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन का डेरिवेशन अच्छे से समझ लिया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के हमने लंब अक्ष की पिर में और समांतर अक्ष की पिर में 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, वो दोनों कवर किए थे। तो ये 4 चैप्टर का रिवीजन हम कर चुके थे। किस पार्ट में? ये ऑल डेरिवेशंस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वाला पार्ट। अब बाकी जो चैप्टर्स बचे हैं जिनमें की डेरिवेशंस होते हैं, अब इनमें का चैप्टर ऐसा भी है जिनमें डेरिवेशन आते ही नहीं है और ना होते हैं उन चैप्टर के अंदर, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, वो थ्योरी वाले पार्ट में कवर होंगे आपके, ठीक है। तो आगे आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम एंड स्ट्रट वाला पार्ट है, कॉलम एंड स्ट्रट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, 2 पार्ट तो ये है जो कॉमन है सिविल मैकेनिकल में। इन दोनों पार्ट के पहले हम डेरिवेशंस देखेंगे और जो भी इनसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करेंगे। इसके बाद फिर सिविल का है एक शियर स्ट्रेस इन बीम, इसमें भी कुछ डेरिवेशन है जो पूछे जाते हैं। तो सिविल वाला ये वाला चैप्टर हम रिवाइज कर लेंगे, डेरिवेशन वाला पार्ट। और मैकेनिकल के 2 चैप्टर है, टॉर्जन एंड रेजिलेंस, यानी मरोड़ और विकृति ऊर्जा, मैकेनिकल के ये दोनों। तो इन दोनों में जो भी डेरिवेशन वाला पार्ट है उसको भी हम आज के सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले तो आप लोग सभी मिलकर के इन दोनों चैप्टर के डेरिवेशन मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर शियर स्ट्रेस इन बीम में मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे इसके डेरिवेशंस वाले पार्ट को कवर करने में। तो इतने बीच का हो सकता है मैकेनिकल वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये उनके सिलेबस में नहीं है। और जैसे ये खत्म हो जाए सिविल वाले क्लास छोड़ के फिर अपना और सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और ये टॉर्जन और रेजिलेंस हम मैकेनिकल के बच्चों को रिवाइज कराएंगे, ठीक है, जिनमें कि डेरिवेशन वाला पार्ट और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वाला पार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोग इस तरह समझ गए होंगे। जैसे ये पूरा कवर हो जाएगा फिर सभी चैप्टर्स के जितने भी सॉम और मॉस में चैप्टर्स हैं सभी के हम ऑल फार्मूले का पार्ट लेके आएंगे। और ये ऑल फार्मूलेज वाला जो पार्ट है ना, ये सिंगल लेक्चर में कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें 2 लेक्चर नहीं लगेंगे, एक ही लेक्चर में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला भी 1 लेक्चर में हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में 2 लेक्चर लग सकते हैं, बाकी टाइम जितना बचेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे और साथ ही आपका अगला सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आपके 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करा दिया जाए। फिर भी जिस तरह का टाइम चलता है उस हिसाब से चलते रहेंगे, ठीक है, करते रहेंगे कोशिश। तो इनको ये तो लिख ही लिया होगा सबने, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आप समझ गए क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं इसमें। तो आज हम करेंगे कॉलम एंड स्ट्रट से शुरुआत। तो लिख लीजिए आप लोग, कॉलम एंड स्ट्रट में कौन सा, मतलब चैप्टर वाइज कर रहे हैं, लेकिन हम चैप्टर के नाम ना लिख के सिर्फ टॉपिक का नाम लिखते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूले का डेरिवेशन, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये आया था 2010 के एग्जाम में। तो देखिए ये इस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन की फॉर्म में। यहाँ मैंने थोड़ा सा कंटेंट पहले लिख दिया जिससे कि हमारा टाइम बच सके, और लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा रहेगा तो हमारा जहाँ कोशिश करेंगे वहाँ टाइम बचाया जा सके, वहाँ टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा था ये, स्तंभ के क्रपलिंग भार के लिए रैंकाइन फॉर्मूला दीजिए, और ये यूपीवीटी के 2010 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया है किस तरह से पूछा गया था रैंकाइन फॉर्मूला। अब यहाँ हम इसको समझेंगे। तो रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला, पूरा नाम क्या होता है इसका, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। रैंकाइन हिंदी में रैंकिन गॉर्डन सूत्र कहते हैं इसको। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको मैं कॉलम की तरफ लेके चलता हूँ जिससे आप इसको रिलेट कर पाएँ, ठीक है। अच्छे से जब आप समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को तो ये डेरिवेशन बहुत आसान लगेगा और आप चीज़ों को रिमाइंड कर पाएंगे। जो आपने पहले पढ़ा था वो आपको रिवाइज हो पाएगा आसानी से, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था कॉलम मेनली हमारे 3 टाइप के थे,
शॉर्ट कॉलम था, मीडियम कॉलम था और लॉन्ग कॉलम था। तो जो शॉर्ट कॉलम होता है, शॉर्ट मतलब जिनकी लंबाई कम होती है, ठीक है, शॉर्ट कॉलम इस तरह से, ये कौन से कॉलम है, शॉर्ट कॉलम, सुनना ध्यान से, बाद में पढ़ना उसको। ये शॉर्ट कॉलम है। ये शॉर्ट कॉलम कैसे फेल होते थे, तो अगर इस पर ऊपर से ऐसे कोई भी लोड आ रहा है, ये कैसा लोड है, कंप्रेसिव लोड है, तो ये डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड के कारण, मैंने पीसी लिख दिया, पी फॉर लोड है और सी फॉर कंप्रेसिव, ठीक है। तो क्या है कंप्रेसिव लोड, तो डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड के कारण ये दबकर कुचल जाते थे और कुचल कर फेल होते थे। तो दबकर कुचल जाएंगे जब ये, तो कुचलने को इंग्लिश में क्रशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग मतलब कुचलना, कुचल कर। कैसे फेल होते हैं शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम कुचल कर फेल हो जाते थे, ठीक है। इस तरह से लगा दीजिए, इसमें ये फेल हो रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरा, अगर हमारा कोई लॉन्ग कॉलम है, लॉन्ग मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा है, इस तरह का कॉलम है, ये लॉन्ग कॉलम हो गया। ये कॉलम है हमारा कौन सा, लॉन्ग कॉलम, ठीक है। अब जब आप इस लॉन्ग कॉलम पर कोई लोड लगाएंगे P, तो ये लॉन्ग कॉलम अब दबकर कुचलता नहीं है, बल्कि अपनी जगह से थोड़ा सा बाईं ओर या दाईं ओर ऐसे विस्थापित हो जाता है। इस तरह से ये थोड़ा सा बाईं ओर या दाईं ओर अपने स्थान से हट जाता है। तो इसका अपनी जगह से बाईं ओर या फिर दाईं ओर हटना ही कहलाता है बकलिंग। बकलिंग को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं बहकाव, ठीक है। तो बहक गया अपनी जगह से, बहकाव आ गया, बकलिंग। तो जो लॉन्ग कॉलम होते हैं वे बकलिंग में फेल होते हैं, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट कॉलम है, ये तो डायरेक्ट दब करके कुचल रहे थे, तो इसके लिए जो हमारा कुचलन भार होता है, क्रशिंग लोड होता है, वो तो हमारा डायरेक्ट निकलता है। क्रशिंग लोड जो निकलेगा, इसका पीसी मतलब क्रशिंग लोड या फिर डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू में एरिया से निकल जाता है। जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू होगी गुणा एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया क्या हो जाता है, हमारा फोर्स हो जाता है, ठीक है। ये लॉन्ग कॉलम के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है यूलर, इंग्लिश में यूलर कहते हैं, हिंदी में ऑयलर बोल देते हैं, ठीक है, ऑयलर, इस तरह से ऑयलर। तो इन ऑयलर साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, किसके लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए। तो ये जो लोड आ रहा है ना, जिस लोड पर किसी कॉलम में बकलिंग हो रही है, उसको बकलिंग लोड कहते हैं। तो बकलिंग लोड के लिए यूलर ने फॉर्मूला दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूलर्स लोड या फिर बकलिंग लोड। तो लॉन्ग कॉलम के लिए दे दिया फॉर्मूला किसने, यूलर ने। शॉर्ट कॉलम डायरेक्ट क्रशिंग में फेल हो रहे हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब बचे हमारा कौन सा, इन दोनों के बीच वाला मीडियम कॉलम बच गया, मीडियम, जो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, ना तो छोटा होगा ज़्यादा और ना ज़्यादा बड़ा होगा, मीडियम कॉलम ये। तो ये जो मीडियम कॉलम होते हैं वो आपके क्रशिंग और बकलिंग दोनों में फेल हो सकते हैं, बकलिंग में भी क्रशिंग में भी, मतलब ये अपनी जगह से हट भी सकते हैं, इनमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो ये जो मीडियम कॉलम है ना, ये वाले मीडियम वाले कॉलम, ये मीडियम कॉलम, इन मीडियम कॉलम के लिए ही रैंकाइन गॉर्डन ने फॉर्मूला दिया था कि मीडियम कॉलम जिस लोड पर फेल होते हैं उस लोड को निकाला था रैंकाइन गॉर्डन ने, ठीक है। उस लोड का नाम इन्होंने अपने नाम पर रखा था, रैंकाइन लोड, क्लियर ना। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, रैंकाइन थ्योरी मीडियम कॉलम के लिए मान्य होती है, जो कि क्रशिंग एंड बकलिंग दोनों में फेल होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था स्तंभ के लिए क्रपलिंग भार के लिए रैंकाइन फॉर्मूला दीजिए। क्रपलिंग भार के लिए कह दिया इसने, मतलब हो गया क्रपलिंग और बकलिंग एक ही चीज़ है यहाँ पर। हालांकि जब आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे, क्रपलिंग अलग चीज़ होती है, बकलिंग अलग चीज़ होती है, बट सॉम में इनको एक दूसरे को बिल्कुल सेम मान लिया गया है, क्रपलिंग बकलिंग एक ही मान रखा है, ठीक है। तो यह क्रपलिंग का मतलब बकलिंग से ही है। तो बकलिंग भार के लिए रैंकाइन फॉर्मूला पूछा है, तो हम बकलिंग कहें उसे, या फिर आप उसे क्रशिंग कहते हैं यहाँ पर, क्रशिंग बकलिंग दोनों, या फिर आप सीधे रैंकाइन फॉर्मूला कहें। जब आपको रैंकाइन दिखाई दे जाएगा तो आप रैंकाइन लोड निकालेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है आपको रैंकाइन फॉर्मूले से रैंकाइन लोड निकालना है, चाहे वो क्रपलिंग भार कह दे या बकलिंग भार कह दे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो आप समझ गए कि जो रैंकाइन थ्योरी होती है वो मीडियम कॉलम के लिए एप्लीकेबल होती है, एंड लॉन्ग कॉलम के लिए जो थ्योरी होती है वो यूलर की थ्योरी होती है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम की कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट ये कंप्रेसिव लोड के कारण फेल होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैंने लिखा है आपके सामने, आप देख सकते हैं, यदि पीसी बराबर क्रशिंग लोड, पीसी कौन सा, क्रशिंग लोड, क्रशिंग लोड का दूसरा नाम डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड, ये स्मॉल कॉलम के लिए होता है, या फिर शॉर्ट कॉलम लिखिए, स्मॉल शॉर्ट कॉलम, फॉर शॉर्ट कॉलम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पी सी बराबर सिग्मा सी इंटू ए, तो डायरेक्ट है आपका, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस इंटू में एरिया,
या इसको क्रशिंग स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस कह सकते हैं। अब बात करें यूलर लोड की, तो यूलर लोड के लिए यूलर फार्मूला होता है और यूलर ने फार्मूला दिया था, इसमें पीई निकालते हैं, पीई, ठीक। पी का फार्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में, यहाँ एल लेते हैं इफेक्टिव, मतलब कॉलम की इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। ये किसने फार्मूला दिया था? ये यूलर ने फार्मूला दिया था। अब आता है हमारा रैंकाइन लोड। रैंकाइन लोड फॉर मीडियम कॉलम। मीडियम कॉलम के लिए रैंकाइन लोड निकालते हैं और वो निकालते हैं रैंकाइन गॉर्डन फार्मूले से। तो उस रैंकाइन गॉर्डन फार्मूले को ही हम लोग डेराइव करेंगे। इसके पीछे की स्टोरी थी ये सब जो मैंने आपको समझाई है, थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे आप इसको आसानी से, ठीक है। अब देखिए पी आर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है 1/PR बराबर, इन दोनों को 1/, में लिख दीजिए, 1/PC प्लस 1/PE, 1/PE। इसकी हेल्प से हम इस पी आर की वैल्यू निकालेंगे, पी आर की वैल्यू। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो डेरिवेशन में हेल्प करेगा, इसकी सहायता से हम निकालते हैं रैंकाइन लोड। अब देखिए इधर का एलसीएम लीजिए, यहाँ तो है 1/PR बराबर, इधर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, PC इंटू PE, ऊपर PE का 1 में मल्टीप्लाई PE हो गया, प्लस में PC हो गया। यहाँ इतना समझ पा रहे हैं। अब मुझे PR निकालना, मैं इधर का उल्टा कर दूंगा, PR/1 हो जाएगा, ये PR/1 लिख सकते हैं आप, बराबर इधर ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, PE इंटू PC, PC इंटू PE अपॉन में, यहाँ पर कितना आएगा अपॉन में, PE प्लस PC, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। आगे देखिए अब इसके बाद यहाँ केवल PR बच्चा, लिख सकते हैं PR बराबर, नीचे ऊपर तो लिखा है आपका PC इंटू PE, नीचे से आप PE कॉमन ले लीजिए, PE ये E है ये C है, PE जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा PC/PE, PC/PE बच गया। अब देखिए PE से PE कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो PR बराबर PC की वैल्यू ये लिखिए σc इंटू A, σc इंटू में A, कुछ बुकों में इसको स्मॉल f इंटू C लिखा होगा, सिग्मा से या स्मॉल f से डिनोट करते हैं स्ट्रेस को। ये हो गया, अपॉन में ये 1 है, प्लस यहाँ भी लिखिए PC का फॉर्मूला σc इंटू में A, अपॉन में PE का फॉर्मूला ये रहा, PE का पाई स्क्वायर EI अपॉन में L इफेक्टिव का स्क्वायर, इसके अपॉन में L इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख दिया हमने PE का फॉर्मूला नीचे। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से क्या आएगा निकल के, PR ये अलग है बेटा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला अलग था, ठीक है। PR बराबर यहाँ से ये σc इंटू A है, अपॉन ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, ये L इफेक्टिव का स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, तो प्लस में σc इंटू A इंटू में L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन में ये इफेक्टिव लेंथ होती है कॉलम की, ठीक है। नीचे क्या बच गया, यहाँ पाई स्क्वायर बच गया और E इंटू आई बच गया, आई। मैं आई की जगह पर, चलिए अभी आई लिख ले रहा, कोई बात नहीं, आई लिख लीजिए, ठीक है। आई बराबर जो होता है ना हमारा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बराबर A इंटू के स्क्वायर, के यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, परिभ्रमण त्रिज्या। तो मैं आई के प्लेस पर A इंटू के स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, A इंटू के स्क्वायर ये लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये A और ये कैंसिल हो गया, अब जो बच गया उसे लिख लीजिए, PR बराबर ऊपर तो है σc इंटू में A, अपॉन में यहाँ 1 है, प्लस यहाँ है σc अपॉन पाई स्क्वायर E, एक साथ कर लीजिए पाई स्क्वायर E, ठीक है, इंटू इधर क्या बच गया, L है, ये L इफेक्टिव, नीचे यहाँ पर K का स्क्वायर है, तो मैंने L इफेक्टिव और K को एक साथ लिख के स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक समझ आ रहा क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, देखिए σc इंटू A सेम रखा, 1 को सेम रखा, प्लस σc L इफेक्टिव का स्क्वायर था तो σc के नीचे पाई स्क्वायर E लिख लिया, L इफेक्टिव का स्क्वायर और K का स्क्वायर था ना, इन दोनों को एक साथ लिख के होल स्क्वायर लगा दिया, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, आई के प्लेस पर हमने ये लिखा है A के स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको ये हटा दें, ये आपको सबको याद होना चाहिए, ठीक है, आई बराबर, तो यहाँ से PR बराबर जो आता है ये है σc इंटू में A अपॉन में 1 प्लस ये जो वैल्यू है इसको स्मॉल a बोलते हैं, इसका नाम बताएंगे अभी आपको। और ये जो L इफेक्टिव अपॉन K होता है इसको हम सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं, लैम्डा तनुता अनुपात, तो लैम्डा का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल लिया है आप सबके आँखों के सामने, इस फॉर्मूले को ही हम कहते हैं रैंकाइन फार्मूला,
रैंकाइन फार्मूला, ये हमारा डेरिवेशन हो गया रैंकाइन फार्मूले का। अब इनके डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको सिग्मा सी दिखाई दे रहा है, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पर ए है, एरिया ऑफ कॉलम हो गया ये। स्मॉल ए का नाम लिख दे रहा हूँ मैं, स्मॉल ए। कैपिटल ए तो क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ कॉलम है, एरिया ऑफ कॉलम। ठीक, स्मॉल ए को हम रैंकाइन कांस्टेंट कहते हैं, रैंकाइन कांस्टेंट या कोफिशिएंट कह सकते हो। ये रैंकाइन स्थिरांक होता है हिंदी में, रैंकाइन स्थिरांक। और रैंकाइन स्थिरांक की जो वैल्यू होती है ना बहुत कम होती है, 1/1600, 1/1000, इस तरह से होती है वैल्यू, काफ़ी कम रहती है। ठीक है। और अब कह रहा है कि लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर हमारा सिलेंडरनेस रेशियो होता है, सिलेंडरनेस रेशियो। हिंदी वाले बच्चे इसको तनुता अनुपात कहते हैं। ठीक है, तनुता अनुपात। समझ आ गया सभी को। तो ये हमारा डेरिवेशन पार्ट था, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया थोड़ा समझाने में, बट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो कॉलम वाले चैप्टर में सिर्फ एक यही क्वेश्चन था जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन और डेरिवेशन टाइप से है, बाकी इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कॉलम में इतना ही था। अब आगे मूव करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की ओर। और स्लोप और डिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जितने भी डेरिवेशंस हैं लगभग आप करेंगे उसमें 4 डेरिवेशन। ठीक है, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 अलग अलग मेथड से होते हैं। हम मूवमेंट एरिया मेथड से करेंगे, बिकॉज मूवमेंट एरिया मेथड छोटा भी पड़ता है और सिलेबस में भी है, सिविल मैकेनिकल दोनों के सिलेबस में है मूवमेंट एरिया मेथड। तो मूवमेंट एरिया मेथड से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, तो बोलिए हटा दें इसको हटाते हैं। अब चलते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की ओर। ठीक है, देखिए तो स्लोप और डिफ्लेक्शन के डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉलम का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये पूछा गया था एग्जाम में, ये 2016 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है, यूपीबीटी के 2016 के पेपर में पूछा गया था। थोड़ा सा टफ लगता है, अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन आप जब समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, 2 गोल लंबे स्तंभों, यानी स्तंभों आधा माह बना लीजिए हम। ठीक है, स्तंभों यानी सर्कुलर कॉलम्स है, कोई भी 2 सर्कुलर कॉलम्स हैं के लिए सुरक्षित भार की तुलना करें। किसकी तुलना करनी है आपको, सुरक्षित भार की तुलना करनी है। यदि उनमें से एक होलो यानी खोखला है और इनके इसके बारे में दे रखा है जिसके बाहरी और आंतरिक व्यास का अनुपात 2:1 है, और दूसरा ठोस है, सॉलिड है। मान लीजिए दोनों स्तंभों की लंबाई और क्षेत्रफल समान है और दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब पहले तो जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है लेकिन है स्टैंडर्ड, इसमें नंबर वैल्यू कोई नहीं दे रखी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब दोनों कॉलम की लंबाई सेम दे रखी है तो स्टार्टिंग में लिख दीजिए यहाँ पर गिवन। गिवन मतलब ये दिया है आपको, क्या हिंदी में कह दीजिएगा, दिया है दोनों कॉलम की लंबाई, दोनों कॉलम की लंबाई। सपोज सॉलिड वाले को मैं LS कह रहा हूँ और खोखले वाले को LH कह रहा हूँ, होलो। ये दोनों बराबर हैं, दोनों कॉलम की लंबाई समान है, समान है। पहली चीज ये दे दी, समझ पा रहे हैं इतना। एंड साथ में क्या कह रखा है, एंड दोनों कॉलम का एरिया, क्षेत्रफल मतलब एरिया समान है। एरिया समान होने का मतलब सॉलिड का एरिया और होलो का एरिया दोनों बराबर हैं। दूसरा ये दे रखा है, आगे लिखा है एक ही मटेरियल के बने हैं। एक ही मटेरियल के बने होने का मतलब क्या है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है। मटेरियल सेम होने का मतलब है इनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा। किस किस का, सॉलिड का और होलो का। ये 3 बातें आपको लास्ट की लाइन में दे रखी थी, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। आप इस तरह सीक्वेंस में लिख सकते हैं। दोनों कॉलम की लंबाई समान है मतलब LS बराबर LH है। दोनों कॉलम का एरिया समान है मतलब AS बराबर AH है। सेम मटेरियल है मतलब E की वैल्यू सेम है दोनों के लिए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, आगे क्या बोला है, अब यहाँ पर मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ। एक बना लेते हैं हम सॉलिड वाला। सॉलिड, मान लिया हमने सॉलिड का जो डायामीटर था वो D था। ठीक है, स्मॉल d। ये कौन सा है, सॉलिड।
दूसरा हमने हॉलो बना लिया, हॉलो मतलब खोखला, खोखला इस तरह से बना लिया, ठीक है। खोखले में क्या है, जो अंदर वाला है डायामीटर है ये वाला, इसको D2 कह दीजिए, और जो बाहर वाला डायामीटर है इसको D1 कह दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का D1, ठीक है। ये कौन सा है आपका, ये हॉलो है, खोखला वाला। इतना समझ पा रहे हैं आप, लिख दीजिएगा। माना सॉलिड का व्यास D और खोखले के व्यास खोखले का बाहरी व्यास D1, आंतरिक व्यास D2। अब क्वेश्चन में D1 D2 के बारे में दे रखा है, क्या कह रहा, बाहरी और आंतरिक व्यास का अनुपात 2:1 है। बाहरी व्यास क्या है D1 और आंतरिक व्यास है D2, इन दोनों का अनुपात कितना है 2:1 है। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो क्या मैं कह सकता हूँ D1 की जो वैल्यू है 2D है, 2D2 है, ये भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं सभी, बोलिए क्लियर है इतना यहाँ तक। अब यहाँ लिखेंगे, आप आगे देखिए, यहाँ लिखिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ, चूँकि एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सॉलिड कॉलम, एरिया ऑफ सॉलिड कॉलम इक्वल टू एरिया ऑफ हॉलो कॉलम। सॉलिड कॉलम का एरिया और हॉलो कॉलम का एरिया बराबर है, तो सॉलिड कॉलम का एरिया क्या हो जाएगा, π/4, दोनों ही गोलाकार है, D का स्क्वायर, ठीक है, बराबर खोखले वाले का होगा π/4, बाहर वाले डाया का स्क्वायर माइनस अंदर वाले डाया का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना, π/4 से π/4 कट गया। यहाँ पर D2 की जगह देखिए, D1 की वैल्यू क्या है 2D2 है, तो D1 के प्लेस पर 2D2 लिख दो यहाँ पर, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, D का स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में D1 के प्लेस पर 2D2, 2D2 इसका स्क्वायर कर दिया माइनस में D2 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। यहाँ से आगे क्या मिल जाएगा आपको, ये देख लीजिए, D का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4D स्क्वायर, और यहाँ 1D स्क्वायर घटा दो तो 3D2 की पावर 2 बचेगा, ये 3D2 की पावर 2। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना, ठीक है। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, D में और D2 में रिलेशन मिल गया एक। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे देख लीजिए अब, और आगे समझिए। अब हमें निकालना क्या है, हमें बाहर की, ये तो हमें क्वेश्चन देख के इतना आइडिया लग गया, हमें इनके सुरक्षित बाहर की तुलना करनी है। तो बाहर मतलब हो गया, यहाँ पर बाहर से मतलब है कॉलम में जो बाहर होता है उसको हम यूलर लोड कहते हैं या ऑयलर बाहर कहते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर यूलर लोड इन सॉलिड कॉलम। पहले सॉलिड कॉलम की बात कर रहे हैं हम। सॉलिड कॉलम में यूलर का लोड ऐसा बोलेंगे PE, किस में है, सॉलिड में, यहाँ S लगा दीजिए ब्रैकेट के बाहर, तो समझ में आ जाएगा सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला PE का क्या होता है, π² EI/L², ठीक है। L² में इफेक्टिव को यहाँ L लिख दे रहा हूँ सिंपल, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर कौन सा सॉलिड है, सबके साथ S लगा दीजिए, SS, ठीक है। ये हो गया सॉलिड का। इसी तरह लिख लीजिए यूलर्स लोड इन हॉलो कॉलम या फॉर हॉलो कॉलम, कुछ भी लिख सकते हैं। खोखले कॉलम के लिए लिखिए, तो खोखले का हो जाएगा PEH, फॉर्मूला सेम लगेगा π² E, यहाँ पर H हो जाएगा EH और IH, π² EI अपॉन क्या होता है L², तो LH का स्क्वायर, ठीक है। यह दूसरा आ गया। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं। अब दोनों का कंपेयर करना है, ठीक है, किस किस का, सॉलिड का और हॉलो का, कोई सा ऊपर नीचे लिख सकते हैं। दोनों को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझेंगे। इतना नोट कर लीजिए प्लीज़, आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। फिर इसको मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ ऊपर से, ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन मिटाते हैं यहाँ से। समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व करा रहे हैं इसे, ठीक है। वैसे भी रिवीजन वैसे हमारा इंपॉर्टेंट ही करेंगे, फालतू चीज़ें नहीं करेंगे इसमें। ये भी मिटा देते हैं। अब देखिए हम दोनों का डिवाइड कर ले रहे हैं। तुलना करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को डिवाइड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ जाएगा PE सॉलिड का अपॉन PE खोखले वाले का, हॉलो का।
जब डिवाइड करेंगे मैं डायरेक्ट काट दूं या फिर लिख के दिखा देते हैं एक बार ये आपको। सॉलिड वाले में हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई सॉलिड का अपॉन एल स्क्वायर, ये भी सॉलिड का। खोखले वाले का नीचे लिखिए पाई स्क्वायर ई होलो आई होलो का अपॉन में एल भी होलो का, इसका स्क्वायर। अब देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटेगा, कट जाएगा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर। ई एस और ई एच कट जाएंगे बिकॉज ये बराबर थे आपस में। देखो इधर लिखा ई एस ई एच बराबर थे, लंबाइयाँ भी बराबर थी, ये भी कट जाएंगी क्योंकि आप देख सकते हैं लेंथ भी दोनों की बराबर थी। तो बच के आ गया यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं ऊपर तो बच गया आई एस और नीचे बच गया आई एच, बस इतना बच गया बस, आई एस और आई एच। बोलिए क्लियर है इतना। अब यहाँ पर आई के फॉर्मूले लगा दीजिए, समझ पा रहे हैं सभी। इसको मिटा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर जो हमारा दो रिलेशन है हमारे पास उन्हें लिख लेते हैं, सिर्फ एक ये वाला रिलेशन और एक ये वाला। यहाँ पर क्या था D1 बराबर 2 D2, ये दो रिलेशन बस, बाकी सब मिटा दो, किसी काम का नहीं, कुछ हटा दें, बस हो गया सॉल्व। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ और कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है, रख लीजिए। देखिए बराबर क्या आएगा ये आई बराबर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किसी भी सर्कुलर सेक्शन का, पाई बाई 64 डी की घात 4, यही तो होता है, यही तो होता है। तो सॉलिड है ऊपर, तो सॉलिड वाले का तो हो जाएगा पाई बाई 64 डी की घात 4 बट्टे नीचे खोखला है तो पाई बाई 64, यहाँ पर D1 की पावर 4 माइनस D2 की पावर 4 आएगा। बोलिए क्लियर है। पाई बाई 64 से पाई बाई 64 कटेगा, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेशन हमारा ये दिख रहा है आप सबको, ये रिलेशन आप सभी को दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। तो D का जो स्क्वायर है कितना है वो 3D2 का स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ पुट कीजिए क्वेश्चन में। यहाँ वैल्यू जो आई है D की जगह मैं लिख दूंगा D की पावर 4 है, यहाँ D स्क्वायर की वैल्यू पता है, जब पावर 4 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और D की D2 की पावर 4 हो जाएगा ना ये। अरे D का स्क्वायर है 3D2 का स्क्वायर, तो मैं D की पावर 4 करूँगा तो इधर का भी स्क्वायर इधर का भी स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, ये 4 पावर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए D1 के प्लेस पे यहाँ भी वैल्यू पुट कीजिए, D1 की 2D2 तो लिख दिया 2D2, इसकी पावर 4 माइनस में D2 की पावर 4 कीजिए सिंप्लीफाई, 9D2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, D2 की पावर 4 माइनस यहाँ भी D2 की पावर 4 है। आगे देख लीजिए इसके बाद देखिए क्या बचेगा, 9 D2 की पावर 4 अपॉन 16 में से 1 घटाएंगे 15 D2 की पावर 4, ये कट गया D2 की पावर 4 दोनों जगह से, यहाँ यहाँ तक कितना बच गया 9/15। ये क्या आ गया, ये आया PES, ऊपर PES है और नीचे PE हॉलो है, खोखला वाला, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना करेंगे आप, अगर इसे डिवाइड करके देखेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये PES सॉलिड अपॉन PE हॉलो बराबर 0.15 से 90 हो गया, 15 छिक्के 90, 0.60 आ गया आपका, ठीक है। आप इसको इस साइड ले आइए तो जो आपका सेफ लोड आया सॉलिड में वो होलो का कितने गुना है, 0.6 टाइम है होलो का, PE होलो। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ तक ही लिख सकते थे, ये आंसर हो गया। कितना आ रहा है, हाँ एकदम सही है, सही है, सही है। यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं बस ऐसा दे रखा था, PE सॉलिड का दिया, यहाँ पर PE होलो का दे रखा था, होलो का उल्टा कर देंगे तो ये आपका 15/9 हो जाएगा, जो कि 1.66 आ रहा था, उल्टा दे रखा था। यहाँ पर होलो लिखा था, इधर सॉलिड लिखा था, तो ये 15/9 मतलब 1.66 आएगा, राइट आंसर है बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कर लेंगे अगर आ जाए तो। स्टैंडर्ड था थोड़ा सा, उम्मीद है समझ आया होगा, एक बार और देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो अब कॉलम आपका पूरी तरह कवर हो गया, अब नहीं है कॉलम में कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बाकी न्यूमेरिकल है और थ्योरी पार्ट है तो उसके सेशन में करेंगे, जो न्यूमेरिकल वाला सेशन होगा और थ्योरी वाला सेशन होगा। तो इसको हटाते हैं हम और अब चलते हैं, अब करते हैं मूव अपने स्लोप और डिफ्लेक्शन की ओर। तो देखिए समझते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन।
अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम यहाँ पर 4 डेरिवेशन देखेंगे अलग अलग टाइप के, और सबके सब एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत टफ नहीं है, एकदम आसान है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं डेरिवेशन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड, यानी कोई भी एक प्रास धरण है और इसके मुक्त सिरे पर बिंदु भार के लिए हम ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह पूछा गया था। ये एग्जाम में 2 बार आया है, ये 2012 2014 यूपी के 2 बार आया है एग्जाम में। ये लिखा है एक प्रास धरण पर जिसकी लंबाई L है, कोई भी एक कैसी धरण है, प्रास धरण है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसकी बंकन दृढ़ता EI है, ठीक है। बेंडिंग रिजिडिटी कितनी है इसकी, EI। इसके मुक्त सिरे पर एक संकेंद्री भार W लगा है, संकेंद्री भार मतलब पॉइंट लोड W लगा है। इसका विक्षेप डिफ्लेक्शन तथा प्रवणता, प्रवणता हम स्लोप को बोलते हैं, ज्ञात करें। ये एग्जाम में देख लीजिए आप लोग 2 बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया किस तरह से ये क्वेश्चन में एग्जाम में आपके में आया था, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इस तरह से लिखा आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए अब किसी भी बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनको आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्लियर। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है। स्लोप का, स्लोप के हिंदी में 2 नाम होते हैं, एक तो ढलान कहते हैं इसको और दूसरा प्रवणता कहते हैं, ठीक है, ढलान या प्रवणता। तो किसी भी बीम के 2 बिंदुओं के बीच जो स्लोप का अंतर होता है, जैसे थीटा बी माइनस थीटा ए लिख दिया मैंने, मतलब जैसे कोई बीम है, इसके 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इस पॉइंट ए और बी के बीच में जो स्लोप का डिफरेंस होता है, स्लोप को हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से। स्लोप का जो डिफरेंस होता है वो एरिया किसका लेते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, BMD का एरिया लेते हैं, और अपॉन में EI जो ये बंकन दृढ़ता है ना, नमन दृढ़ता भी कहते हैं इसको, ठीक है, बेंडिंग रिजिडिटी जो होता है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं किसके बराबर होता है, किसी बीम के किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में स्लोप का जो अंतर होता है वो बेंडिंग मोमेंट का एरिया लेते हैं। एरिया किसका लेते हैं, एरिया जो होता है यहाँ पर ए जो है ये एरिया ऑफ BMD है, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया होता है, और EI यहाँ पर आपको बता ही रखा है बंकन दृढ़ता, ठीक है, बेंडिंग रिजिडिटी कह देते हैं इसको। इतना समझ गए आप लोग। दूसरी चीज़, अब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के भी हिंदी में 2 नाम होते हैं, एक तो विक्षेप कहते हैं इसको, दूसरा कहते हैं हम इसको विस्थापन। विस्थापन, विक्षेप या विस्थापन, इसमें क्या कहेंगे, इसमें 2 पॉइंट के बीच में डिफ्लेक्शन का जो डिफरेंस होता है, बस ए के साथ में a इंटू एक्स बार और आ जाएगा, एक्स बार EI, ठीक है। ए एक्स बार यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एरिया होता है, मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ BMD, जो ए एक्स बार है ना, ये इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ BMD। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया होता है ना, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनता है उसके एरिया का मोमेंट लेते हैं, ठीक है, यानी क्षेत्रफल का आघूर्ण AX बार। अब यहाँ पर आपको बस याद ये रखना, ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, बिकॉज हम मूवमेंट एरिया मेथड से इनके स्लोप और डिफ्लेक्शन डेराइव करेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड से करने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी लेंदी होते हैं वे, ठीक है। हालांकि सिविल के तो सिलेबस से हटा दिया गया है, मैकेनिकल में दोनों है, मूवमेंट एरिया मेथड भी है और डबल इंटीग्रेशन मेथड भी है, तो ये छोटा पड़ता है, आपको इसको याद कर लेना है। बस इतना याद कर लिया अगर आपने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 5-5 6-6 लाइन में आप आंसर लेके आएंगे, अभी देखेंगे आप, ठीक है। तो याद कर लेंगे इसको, स्लोप के केस में A/EI, डिफ्लेक्शन के केस में AX बार EI, इतना याद कर लीजिए। बाकी बस एक चीज़ और याद करनी है आपको, एरिया का फॉर्मूला और एक्स बार का फॉर्मूला। तो जितनी भी आपके यहाँ पर स्टैंडर्ड केस बनेंगे उसमें 3 तरह के डायग्राम बनेंगे। एक तो बनेगा आपका ट्रायंगल, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा ये क्या बन रहा है, इसको पैराबोला बोलते हैं, लेकिन ये साइन कर्व्ड पैराबोला होता है, साइन कर्व्ड पैराबोला, ठीक है। तीसरा ये वाला ये हॉगिंग पैराबोला होता है, ये भी पैराबोला है लेकिन ये हॉगिंग पैराबोला होता है, पैराबोला।
आपको नाम से नहीं देगा, मैंने आपको इनके नाम बता दिए ताकि आप डिफरेंस कर पाए कि ये ट्रायंगल है, ऐसे बनेगा तो साइन कर्व्ड पैराबोला, ऐसे बनेगा तो हॉगिंग पैराबोला होता है। अब इन तीनों का एरिया का फॉर्मूला और एक्स बार का फॉर्मूला, सिर्फ इसको याद कर लीजिए, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूँ, ये आपको याद होंगे पहले से ऑलरेडी, ये आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो इन्हें लिख करके याद कीजिएगा। हालांकि फॉर्मूले वाला सेशन भी लाएंगे आपके लिए, समझते चलिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप कर रहे हैं हम। इनमें से एक क्वेश्चन अपना फिक्स कर लीजिए, जरूर आएगा। या 4 क्वेश्चन करेंगे हम, 4 में से एक 100% आएगा। ठीक, अब जो एक ये है, आने वाले 3 और करेंगे, तो इन चारों में से एक फिक्स है। ट्रायंगल का एरिया आप सब जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड सर, ये तो हमें याद था, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक्स बार का फॉर्मूला, अब देखिए इस साइड से एक्स बार होता है b/3 पर, तो इस साइड से हो जाएगा 2b/3, 2 ऐसे कर दीजिए 2/3 इंटू बी, इस तरह से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आसानी से 2/3b याद रहेगा। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये b का 2/3 गुना होती है। ऐसे इसका एरिया यहाँ पर 1/2 लिया, यहाँ 1/3 याद कर लीजिए, b इंटू एच। इसका एक्स बार यहाँ पर आपने 2/3 लिखा है, यहाँ पर 3/4 कर दीजिए, b हो जाएगा 3/4b। बोलिए इतना समझ आ रहा है सभी को, यहाँ तक क्लियर है, 3/4b। इसका क्या लिखेंगे, यहाँ 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, इसमें आ जाएगा कितना, 1/4 नहीं 2/3, सॉरी फॉर डेट, यहाँ 2/3 आता है बेटा, सॉरी 2/3। ठीक है, 2/3 b इंटू एच, थोड़ा सही से याद कर लीजिएगा इनको। और यहाँ एक्स बार जो आता है आपका, ये 5/8 आता है, 5/8b। ये आपके 6 फॉर्मूले, 3 एरिया के हैं और 3 एक्स बार के हैं। तो त्रिभुज वाला तो आपको आसान है, पहले से याद होगा। ठीक है, बाकी ये साइन कर्व्ड पैराबोला का और ये आपका हॉगिंग पैराबोला का, ये 2 आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें याद कर लेंगे ना, 2-3 बार बोलेंगे आपको इजीली याद हो जाएंगे। बस यही रट लीजिए अच्छे से, बाकी तो फिर पूरा डेरिवेशन देखिए कितना आसान हो जाएगा। हो जाएंगे याद, हटा दें, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए हटाते हैं। ठीक है, बस इतने फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो अब देखो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ लीजिए। ये तो एग्जाम में आया था, इस तरह से लिखा हुआ, मैं इसे हटा रहा हूँ, हमारा तो मेन डेरिवेशन चल रहा है ना, तो ऊपर लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में पेपर में कैसे आता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम का बनाएंगे डायग्राम। ये हो गई कैंटिलीवर बीम। इसका ये मान लिया ए सिरा है, ये मान लिया बी सिरा है। इसके मुक्त सिरे पर यहाँ पर लगा हुआ है डब्ल्यू पॉइंट लोड। ठीक है, लंबाई सपोज हमने यहाँ पर इसकी एल मान रखी है। ठीक, एल लंबाई है, इतना समझ पा रहे हैं। अब करेंगे क्या, अब जब इस पर लोड आया तो बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट होती है बीम, ऐसे मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी बीम। ठीक है, एक कर्व की फॉर्म में डिफ्लेक्ट होती है। थोड़ा सही से बना लेते हैं एक और। ठीक, इस तरह से अब बना लीजिएगा, इस तरह से कर्व की फॉर्म में ये डिफ्लेक्ट होती है। अब जब ये कर्व की फॉर्म में डिफ्लेक्ट हो रही है तो हम यहाँ पर इसकी बाउंड्री कंडीशन भी हम सब ने पढ़ी है। ए पॉइंट पर ना तो कोई स्लोप होगा, थीटा ए की वैल्यू भी 0 रहेगी, और ना ही कोई डिफ्लेक्शन होगा ए पॉइंट पर, ये भी 0 होगा। बी पॉइंट पर देखें हम, बी पॉइंट पर ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर है हमारे पास पॉइंट बी, आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये डिफ्लेक्शन है, जितनी दूरी यहाँ तक चला ये डिफ्लेक्शन है, बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन हो गया। क्या ए पॉइंट पर ऐसे कोई दूरी चल रहा था, नहीं चल रहा था, यहाँ पर 0 था। स्लोप की बात करें, स्लोप जो होता है ना, इस कर्व से एक टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा इस तरह से ऐसे, और ये टेंजेंट इस बीम के साथ जो एंगल बनाती है ना, उसे कहते हैं स्लोप। तो ये बीम ऐसे हमारी समांतर जा रही, मतलब हॉरिजॉन्टल जा रही है इस तरह से, तो यहाँ भी आप हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं इस तरह से, ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब इसके पैरेलल लाइन खींच ली मैंने। तो या तो आप इसको यहाँ आगे ले जाके यहाँ एंगल दिखा दो, या फिर यहाँ दिखा दो, एक ही मतलब है। तो ये थीटा बी हो गया। ठीक है, बोलिए इतना सभी को क्लियर है ये चीज़, ये थीटा बी है। अब बाई बी और थीटा बी की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप, पहले निकाल रहे हैं क्या, स्लोप। स्लोप से भी पहले आप एरिया और एक्स बार निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या, जब हम मूवमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करते हैं तो इनके हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने होते हैं। जो भी बीम आपको दी जाएगी ना, बीम की कंडीशन, उसका आप BMD खींच लीजिएगा। और BMD तो आपको पता है अच्छे से, कल के लेक्चर में भी सिखाया था, इसका स्टैंडर्ड केस है।
यहाँ पर मूवमेंट जीरो रहेगा क्योंकि लोड इंटू डिस्टेंस है। ए पॉइंट पर डब्ल्यू इंटू एल आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल, यहाँ से यहाँ तक की एल दूरी है ना, तो इस ए पॉइंट पर नीचे क्यों रहेगा ये वाला, यहाँ कितना डब्ल्यू इंटू एल आएगा, ठीक है, डब्ल्यू लोड और ए तक की दूरी, डब्ल्यू एल आएगा ए पॉइंट पर, और ये ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगा, एकदम सीधी स्ट्रेट ऐसे, ठीक, त्रिभुज बन गया। बनता नेगेटिव वाला कि हमें साइन से मतलब नहीं है यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये वाला बी एम डी है, ये क्या है, ये बी एम डी है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आया कितना डब्ल्यू एल है, ये तो डब्ल्यू एल को मैं इधर दिखा दे रहा हूँ लिख करके डब्ल्यू एल, और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, एल है, ये क्वेश्चन में दिख रहा है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक एल है, ये वाला ये एल है। तो अब हम इस ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, क्या बन रहा है, आपके कैंटिलीवर बीम पर जब पॉइंट लोड लगा हो तो इस केस में हमारा ट्रायंगल बनता है बीएमडी। बीएमडी को ही ध्यान में रखना, इस बीएमडी का पहले एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ बीएमडी, बीएमडी का जो एरिया होता है वो ए कहते हैं इसको, ए बराबर क्या जगह, त्रिभुज बन रहा है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 बी इंटू एच होता है, यही तो होता है फार्मूला। तो देख लीजिए आप 1/2 बी की वैल्यू चौड़ाई एल है इसकी, वेरी गुड, एच की वैल्यू डब्ल्यू एल है, डब्ल्यू एल, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एरिया की वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ बीएमडी, बीएमडी का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, एक्स बार। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2b/3, 2/3 b होता है, देखा था ना 2/3 b। जो हम एक्स बार लेते हैं बेटा, वो एक्स बार कहाँ से, यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से हम इस साइड को लेते हैं, किस साइड को, इस साइड को, जिधर नॉन जीरो स्लोप होता है, जिधर स्लोप की वैल्यू जीरो नहीं होती उस साइड को लेते हैं, इसका सेंटर से दूरी ये एक्स बार होता है। तो एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, 2/3 b होती है, 2/3 b की वैल्यू b मतलब चौड़ाई l है, तो यहाँ पर रख दीजिए l, तो यहाँ से एक्स बार कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू एल है आपका, ये b है l, तो 2/3 l आ गया, समझ आया। एरिया मिल गया, एक्स बार मिल गया। अब एक एक करके दोनों चीज़ निकाल लीजिए। सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था, थीटा बी माइनस थीटा ए। बी माइनस ए ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम स्लोप का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस में बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में। तो यहाँ पर थीटा बी बड़ा है, थीटा ए तो 0 था, तो इसको बाद में लिखा है इसलिए, ठीक है, ये वाला स्लोप निकालने के लिए। समझ पा रहे हैं सभी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दिया स्लोप का, थीटा बी माइनस थीटा ए बराबर, फॉर्मूला क्या था, एरिया अपॉन ई आई। यहाँ एरिया की वैल्यू रखिए, थीटा बी आ गया, थीटा ए तो 0 है, एरिया की वैल्यू ये है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ई आई था, तो ये क्या आ गया निकल के, यहाँ से देख लीजिए स्लोप आ गया थीटा बी, बी पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। ये हमारा हो गया आधा फॉर्मूला डेराइव हो गया। बाकी बचा हुआ आधा देख लीजिए। स्लोप के बाद डिफ्लेक्शन निकाल देंगे, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बाई बी माइनस बाई ए, बाई बी माइनस बाई ए बराबर, यहाँ पर ए के साथ में एक्स बार और आ जाता है, ए इंटू एक्स बार अपॉन में ई आई, यही लिखवाया था। सॉल्व कर लीजिए इसको। बाई बी हमें कैलकुलेट करना है, बाई ए आपको दिख रहा है 0 है, एरिया की वैल्यू डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 आया था, डब्ल्यू एल बाई 2, और एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार ये रहा 2/3 एल था, ठीक है, और नीचे अपॉन में क्या है ई आई। तो यहाँ से बाई बी बराबर, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन, सही लिखे हैं, सॉरी फॉर डैट, ये गलत लिख दिया, एल स्क्वायर, एरिया में एल स्क्वायर आ रहा था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 था ना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, और एक्स बार की वैल्यू 2/3 एल, तो 2 से 2 कटा, डब्ल्यू एल की पावर 3 हो जाएगा बेटा, ये 3, क्योंकि एक ये है स्क्वायर और एक एल ये है, तो 3 हो गया, अपॉन में 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 ई आई। ये कैंटिलीवर बीम के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले डेराइव होके आगे। बोलिए समझ पा रहे हैं। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला, ये होता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। सभी को क्लियर है इतना? आप इसे नोट कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया, बस इतना ही था, आ गया सॉल्व हो गया आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है इजी था, कर लेंगे आप लोग आसानी से। इसको हटाते हैं और अगला डेरिवेशन देखते हैं। अब चलिए समझते हैं अब दूसरा डेरिवेशन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट टोटल लेंथ।
मतलब किसी भी एक प्रास धरण की संपूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है, उसके लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन बताना है। अब जो मेरे पास पेपर सेट है उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, बट डेरिवेशन है, हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ इसे बिना क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे डायरेक्ट डेरिवेशन के टाइप से करा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिर हम सिंपली सपोर्टेड के करेंगे। ये मेन वाले हैं, ईजी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। बाकी अगर आपको और डिटेल में कवर करना है तो आपको टेलीग्राम पर टोटल पीडीएफ भी है पूरा 150-200 पेज का, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेन हम यहाँ रिवाइज कर ले रहे हैं। बाकी जब टाइम बचेगा आपके पास तो आप इसके अलावा जो बचेगा उसे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, इन्हें वीडियो से देख लीजिए। बाकी ऐसा होगा नहीं कि इसके अलावा भी कुछ पूछे, मैंने खुद मेन पार्ट यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। चलिए, फिर भी 90% तक ये आएगा, 10% में आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं अलग से। तो क्या बता रहे थे, स्लोप और डिफ्लेक्शन बता रहे थे कैंटिलीवर बीम के लिए। ये मान लिया कोई कैंटिलीवर बीम है, ये हो गई कैंटिलीवर बीम। अब इसकी टोटल लंबाई पर यूडीएल लगा है, ऐसे करके यूडीएल लगा दिया। इसकी इंटेंसिटी कह दी सपोज स्मॉल डब्लू, यूडीएल स्मॉल डब्लू की फॉर्म में लिख देते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर है। अब ये किस तरह से डिफ्लेक्ट होगी नीचे को, इस तरह से, जैसे पीछे कर्व बन रहा था ना, सेम वैसे ही कर्व बना दीजिए इस तरह से, ठीक। बीम डिफ्लेक्ट हो गई, समझ पा रहे हैं। लेंथ इसकी एल है, लंबाई एल यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, एल मान लीजिए, ये होगी इसकी लेंथ। इतना तो आप सबको पता होगा, ठीक है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन आप सब जानते हैं। कैंटिलीवर बीम का ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू भी 0 होती है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी 0, थीटा ए की वैल्यू भी 0 और बाई ए की वैल्यू भी 0। बी पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम होता है, बी पॉइंट पर इतना होगा, जिसे हम बाई भी बोलेंगे डिफ्लेक्शन। स्लोप की बात करें तो इस पर एक टेंजेंट खींचते हैं इस तरह से, टेंजेंट इस कर्व को टच करते हुए, और यहाँ से थीटा दिखा देते हैं, थीटा बी है ये, ठीक है। बाकी तो ये एल लंबाई थी, इस एल लंबाई को थोड़ा नीचे बना दीजिए यहाँ पर, ये एल लंबाई है, ठीक है। अब इसका बीएमडी भी खींच लीजिए साथ में, बीएमडी, जिससे कि हमें इसका एरिया निकालने में पता चल जाए कितना आएगा। बीएमडी से देख के हम एरिया बता देंगे, ठीक है। बना लीजिएगा सही से, यस। तो सबसे पहले ये एक लाइन खींच दिया आपने। आपको पता है यूडीएल हो या पॉइंट लोड कैंटिलीवर पे, यहाँ पर तो 0 आ गया मूवमेंट, ए पर आएगा मैक्सिमम, कितना आएगा मूवमेंट, तो आप खुद बताइए। टोटल लोड हो जाएगा आपका W इंटू एल, ये तो टोटल लोड है। जब ए पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे तो W इंटू एल लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी एल है, इसको ऊपर ही दिखा देते हैं, चलिए यहाँ दिखा लीजिए, ये लंबाई एल है, तो W इंटू एल टोटल लोड, और सेंटर पे काम करता है L/2, तो WL²/2 हो गया, ये स्मॉल WL²/2। बोलिए इतना क्लियर है सभी को। यहाँ पर बनता कैसे है, यूडीएल में पैराबोला बनता, मतलब कर्व बनेगा ऐसे, और इस कर्व का नाम होता है साइन कर्व्ड पैराबोला। कौन सा बना है ये, साइन कर्व्ड पैराबोला। अब साइन कर्व्ड पैराबोला के एरिया का फॉर्मूला भी आप सबको बताया गया है और इसके एक्स बार का भी बताया है। तो इसका एरिया आपको लिखवाया था, जस्ट अभी बता दीजिए। एरिया ऑफ बीएमडी, बीएमडी का एरिया क्या होगा, ए बराबर, ये बीएमडी है, ठीक है, ये बीएमडी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये माइनस में जो बना है। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये एल है, ऊपर दिख रही है आपको। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बताया था, त्रिभुज का 1/2, इसका होता है 1/3 बी इंटू एच, 1/3 बी एच, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए तो ये एरिया आ जाएगा कितना, 1/3 बी मतलब चौड़ाई एल है यहाँ से यहाँ तक एल, इंटू एच मतलब ये वाला स्मॉल डब्लू L²/2, तो कितना हो गया ये स्मॉल डब्लू L⁻³ हो गया, ठीक है। एक्स बार देख लीजिए, सेंट्रॉइड ऑफ बीएमडी, सेंट्रॉइड ऑफ बीएमडी, बीएमडी का सेंट्रॉइड जिसे हम एक्स बार बोलेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला क्या बताया था इसका, बताइए, याद है किसी को एक्स बार का फॉर्मूला, जस्ट अभी लिखवाया था, आप सबको मालूम होगा, 3/4 बी कितना
3/4b, ये फॉर्मूले छोटे मोटे याद कर लिया करें ना। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू है, x बार बराबर हो जाएगा 3/4 और b की वैल्यू l है, l ही तो है, देख लीजिए चौड़ाई l है इसकी, ये जो चौड़ाई है क्या है, l है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले लगाएंगे स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप क्या होता है, थीटा बी माइनस थीटा ए, थीटा बी माइनस थीटा ए बराबर, थीटा बी माइनस थीटा ए बराबर क्या होता है, ए अपॉन ई आई। ए की जगह एरिया की वैल्यू रखिए, थीटा बी माइनस थीटा ए की वैल्यू 0 है, एरिया कितना है, स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन में 6, नीचे क्या ई आई। ये फॉर्मूला आ गया स्लोप का, 0 तो हटा देना, 0 तो हट जाएगा, तो फॉर्मूला किसका आ गया, स्लोप का। थोड़ा करीब को लिख लेते हैं, थीटा बी, थीटा ए 0 था उसको हटा दिया, उसे नहीं लिखा, ठीक है। ये स्लोप समझ गए। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बाई बी माइनस बाई ए बराबर ए एक्स बार अपॉन ई आई, ठीक है। वैल्यूज रखिए यहाँ पर, तो बाई बी माइनस बाई ए तो 0 है बराबर एरिया की वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 6 इंटू एक्स बार की वैल्यू 3/4 इंटू एल, नीचे ई आई है, तो बाई बी कितना आ गया यहाँ से, स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 4 हो गया ऊपर। देखिए ये 3 से ये 2 बार कटेगा और 2 चौक 8 होता है, 8 ई आई, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू के टर्म्स में लिखा है, ये यूडीएल है स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर। तो स्लोप मिल गया, डिफ्लेक्शन मिल गया, हो गया डेरिवेशन, बस ये था। एक तो बीएमडी आपको डायग्राम कैसे बनेगा ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ध्यान रखना है इसका, और बाकी इसके एरिया के फॉर्मूले और एक्स बार याद करके वैल्यू पुट करनी है, सिंपल, आंसर इजीली आ जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ सभी को ये। तो कैंटिलीवर के तो आपके यही 2 थे, बाकी आधी लंबाई तक और कम लंबाई तक वो सब आपके नोट्स में मिल जाएंगे आपको, उन्हें देख के वहाँ से लिख लीजिएगा। जो मेन है मैं उन्हें कवर करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है पूरा का पूरा रिवाइज कर पाना 3 घंटे में, तो जो मेन पार्ट है उसे मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। बाकी एक्स्ट्रा जो डेरिवेशंस है उनको आप खुद से, जो टेलीग्राम पर मेन पीडीएफ है 150-200 पेज वाला, उसको रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स जो आपको पुराने दे रखे थे, अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी आप इतना पढ़ लीजिए काफ़ी है, ठीक है। अभी और भी थ्योरी भी करेंगे कवर, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो सब कुछ करेंगे, जरूरी नहीं है एक ही चीज़ आती हो एग्जाम में, बहुत कुछ आता है, ठीक है। आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, मना नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। वो आप सेल्फ स्टडी करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से आपको हम मेन चीज़ करा दे रहे हैं रिवाइज। तो इसको हटाते हैं, अब चलते हैं। देखिए कैंटिलीवर का हो गया, अब करेंगे किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम के 2 डेरिवेशन है, दोनों मेन है, पूछे गए एग्जाम में, उन दोनों को और कर लेते हैं, हटाते हैं इसको। चलिए समझते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट, यानी सरल आधारित धरण के मध्य बिंदु पर बिंदु भार के लिए ढलान तथा विक्षेप ज्ञात कीजिए। कैसी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसे कि ये हमने बना दिया आपके सामने, क्लियर। इसके मिड पॉइंट पे लगाना है आपको डब्ल्यू लोड, ये मिड पॉइंट पे डब्ल्यू पॉइंट लोड लगा दिया। सपोज टोटल लंबाई अगर इसकी एल थी, सपोज डेट टोटल लंबाई एल थी, तो इधर की ये जो लंबाई है ये वाली, ये L/2 है, इधर भी ये भी कितनी है, L/2 है। मिड पॉइंट पे लग रहा है ना, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, 3 पॉइंट है, ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक। इसमें किस तरह से बीम बेंड होगी, नीचे की ओर होगी, इस तरह से, ऐसे, ठीक है, इस तरह से बेंड होगी बीम। अब थोड़ा सही से बनाइएगा डायग्राम प्लीज, है, यस, ऐसे, ठीक है। और जो बीच वाला पॉइंट है इस पर सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, इस बीच वाले पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, बाई सी कह दीजिए। बाकी ए पॉइंट पे भी 0 रहेगा डिफ्लेक्शन बाई ए, और बी पॉइंट पे भी डिफ्लेक्शन बाई बी 0 होगा, ठीक है। अब बात करें स्लोप की, इसको अलग पेन से लिख लीजिए, बाई ए की वैल्यू भी 0 और बाई बी की वैल्यू भी 0, ठीक है।
बाई सी मैक्सिमम। इसके बाद बात करें स्लोप की। स्लोप देखिए यहाँ पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो बिल्कुल बीम के पैरेलल जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, सी पॉइंट पर थीटा रहेगा 0। और यहाँ पर अगर आप स्लोप खींचते हैं, यहाँ पर खींच लीजिए स्लोप और यहाँ पर खींच लीजिए स्लोप, दोनों पर एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है। ये थीटा ए कह दीजिए, इसको थीटा बी कह दीजिए। अब चूंकि लोड मिड पॉइंट पे लग रहा है तो थीटा ए और थीटा बी दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसका भी बीएमडी खींचना है आपको, बीएमडी खींचिए इसका भी बीएमडी खींच लीजिए। ठीक इस तरह से। इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर 0 रहता है और मिड पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। ये आप सबको याद कर लेना डायग्राम, हालांकि आप निकाल के भी देख सकते थे। इस पॉइंट पर मूवमेंट 0 आएगा, आर बी इंटू यहाँ तक की दूरी 0 ही है। सी पॉइंट पे निकालेंगे तो आर बी, ये रिएक्शन है ना, ये वाली टोटल लोड W है, तो आधी रिएक्शन इधर आएगी W/2, आधा रिएक्शन इधर आएगा W/2। सी पॉइंट पे मूवमेंट होगा W/2 इंटू सी तक की दूरी L/2, तो दोनों का गुणा किया WL/4 आ गया, WL/4। तो सी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है WL/4, ठीक है, ये वाला। इसका BMD बन गया ये। अब इसमें BMD आपको एक ही साइड का लेना है, या तो आप बी और सी पॉइंट ले लो या फिर आप ए और सी पॉइंट ले लो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं थीटा ए और थीटा बी तो सेम है, तो इनमें से कोई सा एक ले लो। सी पॉइंट पर थीटा सी 0, तो एक 0 लेते हैं, दूसरा नॉन 0, तो या तो थीटा सी और थीटा बी ले लो या फिर थीटा सी और थीटा ए ले लो, किसी भी एक साइड का। सपोज मैं इस साइड का ले रहा हूँ डायग्राम, इस साइड वाला, ये वाला, ठीक है, ये डायग्राम ले रहा हूँ इधर का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से और इस साइड लंबाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की, मतलब इसका आधार कितना है, ये L/2 है, ठीक है, L/2। और यहाँ से सेंटर से इधर को आपका ये x बार रहेगा, x बार बन क्या रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका एरिया लिखिए, एरिया ऑफ BMD, एरिया ऑफ BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया क्या होगा, इसका एरिया आएगा A बराबर, त्रिभुज है ना, 1/2 B इंटू H, ये फॉर्मूला होता है, तो निकाल दीजिए यहाँ से। A बराबर 1/2, B मतलब बेस, इस ट्रायंगल का बेस L/2 है, L/2 इंटू हाइट, ऊंचाई WL/4, इसको सॉल्व किया तो L और L मिलकर L² हो गया, 4 चौक 16, ये आ गया। x बार निकालो, सेंट्रॉइड ऑफ BMD का सेंट्रॉइड क्या होगा, जिसे हम बोलेंगे x बार की वैल्यू आप सबको बताई थी 2/3b होता है, ट्रायंगल में 2/3b, ठीक है। तो यहाँ से x बार कितना आ जाएगा, 2/3b, b मतलब बेस, इसका बेस कितना है, L/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, L/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए स्लोप का और डिफ्लेक्शन का। पहले स्लोप का लगाएंगे, स्लोप तो किस किस पॉइंट के बीच में ले रहे हैं हम, B और C के बीच में, तो B पर स्लोप ज़्यादा है, C पर 0, तो पहले B वाले को लिखेंगे यहाँ पर, θB माइनस θC बराबर A/EI फॉर्मूला, वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर। θB माइनस θC 0 है, बराबर एरिया की वैल्यू WL² अपॉन नीचे 16 है 16, यहाँ EI है EI, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। 0 को हटा देना, यहाँ से 0 को हटा देना, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। स्लोप के बाद डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है बाई B माइनस बाई C। किस पे ज़्यादा है उसको पहले लिखिए, बाई C ज़्यादा है, तो पहले C वाला लिखिए बाई C। डिफरेंस लेते हैं, बड़ा वाला पहले, छोटा बाद में, B 0 था, बराबर फॉर्मूला AX बार अपॉन EI, वैल्यूज रखिए इसमें। तो यहाँ से आपको बाई C ज़्यादा है, बाई B 0 था, बराबर एरिया की वैल्यू WL² अपॉन 16 इंटू एक्स बार की वैल्यू L/3 और नीचे है EI। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं बाई C कितना आ गया, WL⁴ अपॉन 16 48 EI। ये W कैपिटल है पॉइंट लोड वाला। बोलिए क्लियर हुआ ये।
सभी को समझ आया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, 2019 के पेपर में ही आया था ये, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं आप लोग आसानी से। बोलिए समझ आ गया सभी को? इनके न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट भी आपको कराएंगे, बिल्कुल परेशान ना आप लोग। फिलहाल बेसिक डेरिवेशन है, इनको देख लीजिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की फॉर्म में ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब इसका एक और मेन डेरिवेशन करते हैं, इसकी टोटल लंबाई पर यूडीएल लगा है, वो वाला डेरिवेशन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हटा दें इसको हटाते हैं। तो देखिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का ये लास्ट डेरिवेशन है, चौथा डेरिवेशन है ये। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट टोटल लेंथ, मतलब इसकी टोटल लेंथ पर क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। यूडीएल केवल पॉइंट रोड की जगह यूडीएल लगा देना है आपको, बाकी डायग्राम सेम रहेगा। स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का, इस तरह से, ठीक है। नीचे बीएमडी बदल जाएगा इसका, ठीक। बाकी डायग्राम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अभी बना के दिखा देंगे बीएमडी। तो देखो ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया था और ये आया था आपका 2012 के एग्जाम में। किसमें? 2012 के एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसके अलावा एक बार और पूछा था ये, आई थिंक 2010, एक सेकेंड, 2010, यस 2010 के एग्जाम पेपर में भी आया था ये। 2012 में भी आया था, 2010 में भी आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इस तरह से लिखा आया था, पढ़ सकते हैं आप। एक सरल आधारित धरण यानी सिंपली सपोर्टेड बीम पर जिसकी लंबाई एल तथा बंकन दृढ़ता यानी स्टिफनेस EI है, उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान वितरित भार यूडीएल स्मॉल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लगाया है। इसमें अधिकतम विक्षेप एवं प्रवणता का मान यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप तथा अभिस्थिति ज्ञात करें। अभिस्थिति मतलब कहाँ पर मैक्सिमम है स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी अभिस्थिति तो आपको दिखाई दे रही है क्या, कि डिफ्लेक्शन दोनों सिरों पर 0 है, मध्य में मैक्सिमम है। स्लोप कहाँ पर मैक्सिमम है? मध्य में 0 है, दोनों सिरों पर मैक्सिमम है स्लोप। तो अब स्थिति तो ये हो गई। अब इनकी वैल्यू क्या क्या होगी मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन की, उसको समझ लेते हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह लिखा आया था एग्जाम में, ये 2 बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ पार्ट में सिर्फ आपको, ठीक है, ताकि आप कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ला सकें। बोलिए इतना क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है। तो अब इसका पहला बीएमडी बना लीजिए। बीएमडी देखिए कैसा बनेगा। यूडीएल है, पैराबोला बनता है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर पैराबोला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? WL²/8। ये आपको याद होने चाहिए ऑरली, ठीक है। आपको इतने दिन हो गए सॉम पढ़ते हुए, ये सब तो याद हो जाना चाहिए अब तक। WL²/8 हो गया यहाँ तक। आधा ट्रायंगल लेंगे तो इस साइड का ले रहे हैं हम, ठीक है, इस साइड का, ये वाला। इसको ब्लैक पेन से बना देते हैं, ठीक, ताकि अच्छा दिखाई दे आपको। इधर वाला ये L/2 है। अब यहाँ पर आपका ये जो BMD बन रहा है, BMD, इस BMD का पहले एरिया निकालिए, एरिया ऑफ BMD, एरिया ऑफ BMD। इस BMD का एरिया A बराबर क्या आएगा? फॉर्मूला आप सबको पता है एरिया का, क्या बताया था फॉर्मूला आपको? 2/3 B इंटू H, 2/3 B इंटू H, यही बताया था ना। आप यहाँ देख लीजिए क्या है वैल्यू। A बराबर आ जाएगा 2/3 B, मतलब बेस L/2 है, आधा ही तो ले रहे हैं हम, L/2 इंटू हाइट, ये वाली WL²/8, स्मॉल WL²/8। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? स्मॉल WL3, 8 × 24, 24। समझ आ गया? इसके बाद सेंट्रॉइड निकाल दो, सेंट्रॉइड ऑफ BMD का सेंट्रॉइड x बार का फॉर्मूला, x बार यहाँ सेंटर से इस साइड को लेंगे, नॉन जीरो हाँ इधर ही है। ये x बार का फॉर्मूला क्या आता है? x बार का फॉर्मूला 5/8b, 5/8b। तो यहाँ से x बार देखिए कितना आ जाएगा, ये 5/8 और b यहाँ पर L/2 है, डेट मीन्स ये हो गया 5L/16, 16, ठीक है। अब स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे स्लोप,
स्लोप कितना आएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं। स्लोप मैक्सिमम कहाँ पर है, बी सिरे पर, सी पर 0 था। थीटा बी माइनस थीटा सी बराबर ए अपॉन ई आई। वैल्यूज पुट कीजिए, थीटा बी ये 0 है, बराबर एरिया की वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 24 ई आई। ये आ गया स्लोप, इस 0 को यहाँ से हटा देना, ठीक है, ये स्लोप आ गया। इसके बाद डिफ्लेक्शन इधर निकाल लेते हैं। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सी पॉइंट पर जाता है तो बाई सी माइनस बाई बी बराबर ए एक्स बार अपॉन ई आई। वैल्यूज रखिए यहाँ पर, बाई सी माइनस बाई बी 0 है। एरिया की वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 24 इंटू एक्स बार की वैल्यू 5 एल अपॉन में 16 अपॉन ई आई। बाई सी बराबर कितना हो गया, ऊपर 5 है, स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 4 है अपॉन 16 और 24 का गुणा, 16 चौक 48 का 8, 4 कैरी हो गया, 16 दूनी 32 और 4 नहीं 16 चौक 64, सॉरी फॉर डेट, 16 × 48, 16 चौक 64 हो गया, 6 कैरी हो गया। अब 16 दूनी 32 और 6, 32 और 6 38 होता है, 38 मतलब 384, ठीक है। इधर नीचे ई आई है तो क्या आ गया, बाई सी का फॉर्मूला आ गया, ये यही फॉर्मूला है। ये आ गया इसका डिफ्लेक्शन। बोलिए समझ पा रहे हैं, तो मैक्सिमम स्लोप आ गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया, और इनकी पोजीशन यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी डायग्राम की हेल्प से। तो ये स्लोप और डिफ्लेक्शन के मेन जो डेरिवेशन थे 4 थे, चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप सबको ये समझ में आए होंगे इजीली। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन भी हमारा कवर हो गया, ठीक है। जो मेजर मेन पार्ट था वो हमारा कवर हो गया डेरिवेशन की फॉर्म में। अब इसके बाद पहले हम सिविल का एक चैप्टर कर लेते हैं, शियर स्ट्रेस इन बीम। मुश्किल से 20 मिनट में कवर कर देंगे उसको। उसके बाद फिर मैकेनिकल का जितना बचा हुआ पार्ट है उसे करेंगे, ठीक है। कॉमन वाला तो आई थिंक हो गया पूरा, कॉलम था, स्लोप डिफ्लेक्शन सारा हो गया कॉमन वाला। देख लें एक बार, कंफर्म करना कुछ है तो नहीं क्या। स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, और स्लोप डिफ्लेक्शन, कॉलम स्टार्ट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। यस, डेरिवेशन वाला मेजर पार्ट हो गया हमारा। अब सिर्फ ये सिविल का बचा है, शियर स्ट्रेस इन बीम। इसके डेरिवेशन है इसमें 1-2, उन्हें करा दें पहले सिविल के लिए। तो तब तक मैकेनिकल वाले बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए 20 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद जल्दी लौट के आए आप 20 मिनट में ही। तो सिविल का ये करा दें, शियर स्ट्रेस इन बीम। इसके जस्ट बाद फिर मैकेनिकल के जो 2 टॉपिक हैं उन्हें और कर लेंगे हम। मैकेनिकल का है हमारा इसमें स्ट्रेन एनर्जी है, एक तो विकृति ऊर्जा और एक टॉर्जन है, ठीक है। इन्हें करा देंगे, क्लियर ना। हाँ, इसे करा देंगे तो फिर आपका सेशन ये कवर हो जाएगा। तो पहले सिविल वाले बच्चों के लिए चलेगा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके 20 मिनट बाद फिर मैकेनिकल वालों का चलेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह से हटाते हैं इसको। चलिए समझते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, यानी आयताकार काट के लिए कर्तन प्रतिबल वितरण। ये ओनली सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, कितना होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर 0 होगा, कहाँ कम होगा, सबकी बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरह से पूछा गया था, 2 बार आया है एग्जाम में ये। एक बार तो पूछा था एक आयताकार खंड के लिए अपरूपण प्रतिबल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाइए। हिंदी में सेम ऐसे ही लिखा आया था एग्जाम में, यूपी के 2010 के पेपर में ये आया था। और ये 2020-21 वाले सेशन जो था उसमें पूछा गया था इस तरह से, उचित आरेख द्वारा एक आयताकार सेक्शन धरण में कर्तन प्रतिबल वितरण यानी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाइए। इस तरह से आया था ये एग्जाम पेपर में लिख करके, ठीक है। डेट मीन्स कहने का मतलब है हमें बताना क्या है, हमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अब आपके सिलेबस में 3 मेन डेरिवेशन है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का है, दूसरा ट्रेंगुलर सेक्शन का है और तीसरा सर्कुलर सेक्शन का है, ठीक है। एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना। अगर आपको रेक्टेंगुलर समझ आ गया तो ट्रेंगुलर और सर्कुलर इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूछा भी गया 2 बार, हो सकता है इस बार भी पूछ ले आपसे। चलिए समझते हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्वेश्चन आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप समझ तो गए होंगे किस तरह से पूछा जाएगा। हेडिंग लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैंने टाइम बचाने के लिए डायग्राम को थोड़ा सा पहले बना दिया है। आप देख सकते हैं कोई भी एक आयत बना हुआ है, यानी आयताकार काट है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है।
तो अब सबसे पहले जब भी कोई डेरिवेशन डायग्राम की हेल्प से करें उसके बारे में जरूर लिखा करें। तो यहाँ आप लिख देंगे क्या, चित्र में एक ABCD रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखाया गया है, आयताकार काट दिखाई गई है, जिसकी चौड़ाई b है स्मॉल b और गहराई स्मॉल d है। इतना लिख लेंगे। आगे लिखेंगे इसके न्यूट्रल एक्सिस से, ये जो है ना ये न्यूट्रल एक्सिस है, बीच में होकर जो जा रही है, आप न्यूट्रल एक्सिस कह दो या सेंट्रॉइड एक्सिस कह दो, इसके न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर एक छायादार क्षेत्र लिया गया है। छायादार क्षेत्र को हम शेडेड पोर्शन कह सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर एक शेडेड पोर्शन लिया गया है और शेडेड पोर्शन के सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी बाई बार है। इतना समझ पा रहे हैं। अब जब ये टोटल d था तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर d/2 नीचे भी d/2 होगा। इधर हमने इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बना रखा है। आपको हमेशा ध्यान रखना, चाहे जैसा भी सेक्शन हो उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑलवेज टाइम पैराबोला बनेगा, पैराबोलिक, ठीक है, हमेशा पैराबोलिक बनेगा, परवलय, परवलयिक, परवलय लिख दे रहे हैं हम सिंपल, ठीक है। अब परवलयिक लिख लेना हिंदी में, ये यहाँ से ऐसे परवलयिक, ठीक है। तो पैराबोलिक बनता है हमेशा। और ये भी ऑलवेज टाइम याद रखेंगे, टॉप पोर्शन पे हम शियर स्ट्रेस को Q से या फिर टाउ से दर्शाते हैं। मैं Q लिख दे रहा हूँ सपोज, तो ऊपर भी Q की वैल्यू 0 और नीचे भी, टॉप और बॉटम जो सरफेस है यहाँ पर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का मान 0 होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन में सबसे ज़्यादा बीच में आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम, तो Q की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है ना वो न्यूट्रल एक्सिस पर होती है। कितनी होती है, तो एवरेज का 1.5 टाइम, जो यहाँ पर एवरेज शियर स्ट्रेस होता है उसका 1.5 गुना होती है ये मैक्सिमम वाली वैल्यू, ठीक है। आपको सब कुछ प्रूव करके दिखाएंगे। डायग्राम समझ आ रहा है सभी को, अब सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले सुंदर से शब्दों में आप इतना जरूर लिख लें कि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। शियर स्ट्रेस हिंदी में कर्तन प्रतिबल कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर या तो Q या फिर टाउ बराबर 5, कितना बताया था 5 F/A 5 IB IB, इस तरह से ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। बोलिए क्लियर है इतना। अब यहाँ पर हमें Q निकालने के लिए F की फॉर्म में आंसर आता है। यहाँ पर शियर फोर्स लगा होता है इस शेडेड पोर्शन पर, वो F है आपका। एरिया जो लेते हैं ओनली शेडेड पोर्शन का एरिया लेते हैं, बाई बार ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है। I जो लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेक्शन का लेते हैं, टोटल सेक्शन का, और B ओनली शेडेड पोर्शन की चौड़ाई लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब समझते हैं इसको, हम इसे डेराइव करके दिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर A, देखो F की फॉर्म में तो हमारा फॉर्मूला ही निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर A निकालेंगे। A तो यहाँ लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। या हिंदी वाले बच्चे कह देंगे छायादार क्षेत्र का एरिया। इस छायादार क्षेत्र का एरिया आप सबको निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये वाली तो चौड़ाई E से लेके F तक की चौड़ाई, और ये वाली क्या होगी यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई B × F जो है ये वाला, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं हम B तो क्या है इसकी चौड़ाई, आप देख लीजिए B चौड़ाई है, यहाँ भी B है ये और यहाँ भी B है, बराबर ही होगा B चौड़ाई इंटू, अगर बात करें F से लेके B तक की दूरी कितनी होगी, तो आप देखिए नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक d/2 था, अगर इस d/2 में से ये इस स्मॉल बाई जो बन रहा है इसे घटा देंगे तो ये दूरी मिल जाएगी आपको। तो d/2 माइनस d/2 माइनस बाई, इतना बोलिए, समझ पा रहे हैं सभी। ये एरिया आ गया। अब इसके बाद बाई बार निकालिए। बाई बार का नाम क्या होता है, तो शेडेड पोर्शन के सेंटर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी, डिस्टेंस या फिर फ्रॉम लिख दीजिए, या डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऐसे लिखिए, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, हिंदी में लिख दीजिएगा आप लोग छायादार क्षेत्र के केंद्र से उदासीन अक्ष तक की दूरी, ठीक है। इसको हमने बाई बार से दर्शा रखा है, बाई बार।
तो यहाँ पर बाई बार बराबर कितना आएगा, अब आप चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए बाई बार निकालना है आपको ये वाला। तो आप देख पा रहे हैं dy2 में से अगर आपने ये बाई को घटा दिया तो आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी मिल गई। क्या किया आपने, इस dy2 में से अगर आपने y माइनस किया तो आपको दूरी कौन सी मिल गई, ये वाली f से लेकर, इस f से लेकर b तक की दूरी। इसका आधा कर दो, यहाँ से यहाँ तक दूरी मिल जाएगी, सेंटर से यहाँ तक की। इसका हाफ कर दिया, हाफ। अब प्लस में, अब हमें दूरी सिर्फ इतनी मिली है, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी ये वाली। अब इसमें यहाँ नीचे तक आना है आपको, तो बाई और ऐड कर दीजिए, बाई और ऐड कर दिया, तो ये बाई बार की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से, बाई बार इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, ये हो गया कितना, dy2 माइनस बाई, प्लस में इधर लेके तो 2 बाई अपॉन में 2, मतलब हमने 2 एलसीएम ले लिया इसके नीचे अपॉन 1 मान करके, ठीक है। माइनस बाई प्लस 2 बाई, प्लस का बाई बचेगा, तो बाई बार इक्वल टू आ गया dy2 प्लस बाई अपॉन में 2। ये बाई बार की वैल्यू मिल गई। बोलिए क्लियर है इतना, बाई बार की वैल्यू। आई के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। हालांकि मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ नाम की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बी की वैल्यू लिखिए। विथ चौड़ाई, विथ ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन की चौड़ाई होती है कैपिटल बी, इसकी वैल्यू स्मॉल बी के बराबर है, ये वाली। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है स्मॉल बी के बराबर है, ये आ गई। अब इन सब वैल्यूज को, एरिया की वैल्यू, बाई बार की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगा देखिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप क्या, सब वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। शियर स्ट्रेस Q बराबर F की वैल्यू, F के फॉर्म में ही आएगा हमारा फॉर्मूला। एरिया की वैल्यू क्या है, स्मॉल b इंटू ब्रैकेट में dy2 माइनस बाई, F एरिया हो गया, इंटू बाई बार की वैल्यू ये है। बाई बार की वैल्यू कितनी है, dy2, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, dy2 प्लस में बाई और अपॉन में 2, यही तो वैल्यू है बाई बार की। अपॉन में आई बी, आई और बी की वैल्यू स्मॉल बी है, ठीक है। क्यू बराबर यहाँ लिख दीजिए, क्यू बराबर, ये समझ आया, सारी वैल्यूज पुट कर दी, बी से भी कैंसिल आउट हो गया। जो बच गया उसको सिंपल करके लिखिए, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं हम। तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये दो तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर इसके साथ। यहाँ हो जाएगा कितना, क्यू बराबर ऊपर एफ है ये, इंटू ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 हो गया, माइनस में बाई और बाई का मिलके बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया ये, अपॉन में नीचे कितना बचा, एक तो ये आई बचा नीचे और ये नीचे 2 आ गया, तो 2i लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, 2i। बोलिए समझ आ रहा है इतना, ये थोड़ा नीचे लिख रहे हैं इसको, थोड़ा साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। और नीचे लिख लीजिए, q बराबर f बच गया, एक तो f इंटू में इसका होल स्क्वायर खोला, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस बाई स्क्वायर, और ये 2 नीचे आ गया 2i। बोलिए क्लियर है इतना, ये हमारा q आ गया निकल के यहाँ से, ये q का फॉर्मूला आ गया निकल के यहाँ से। देख लीजिए इतना, सभी को क्लियर है यहाँ तक। चलिए मैं उस साइड का मिटा रहा हूँ, आप सबने लिख लिया होगा, ये इसे मिटा दे रहे हैं इधर का। अब जो आपका नीचे लास्ट फॉर्मूला निकल के आया ना, आपको यहीं तक नहीं छोड़ना है, आगे भी सॉल्व करके दिखाना है पूरा। अब लिखेंगे आप क्या, शियर स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम। पॉइंट बना लीजिएगा इस तरह से, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं ना, ऊपर कितना होगा नीचे कितना होगा मैक्सिमम बीच में कितना होगा, तो लिख दीजिएगा शियर स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो इसके लिए आपको y की वैल्यू को देखना, y की वैल्यू जब हम टॉप पर देखेंगे, पहले तो y यहाँ तक था, जब टॉप पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा y, मतलब dy2 के बराबर रखेंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, शियर स्ट्रेस को q से बोलते हैं, q टॉप के लिए, q टॉप के लिए y बराबर हो जाएगा dy2। इसको पुट कीजिए, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा आप, इसमें इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1, तब यहाँ रखेंगे तो आपको यहाँ से q मिल जाएगा, q टॉप इक्वल टू f अपॉन 2i है, ब्रैकेट के अंदर डी स्क्वायर बाई 4 माइनस बाई की प्लेस पे भी dy2 लिखेंगे, dy2 इसका स्क्वायर है,
तो देखिए इसको जब खोलेंगे आप तो डी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डी स्क्वायर बाई 4 और डी स्क्वायर बाई 4 कट के 0 आ गया। टॉप पर कितना हो गया 0। आगे लिखेंगे क्यू बॉटम, बॉटम के लिए, क्यू बॉटम के लिए बाई बराबर नीचे आएंगे, नीचे तो बाई यहाँ से यहाँ आएंगे तो 0 बाई और नीचे आएंगे तो उल्टा माइनस का डी बाई 2, माइनस का डी बाई 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए इसमें। तो यहाँ से क्यू बॉटम बराबर एफ अपॉन 2i, ये तो डी स्क्वायर बाई 4 है माइनस ये बाई है ना, बाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे माइनस का डी बाई 2 का होल स्क्वायर। जब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही हो जाएगा, ये डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 और 4 कट कर 0, तो ये भी क्या आ गया 0। टॉप एंड बॉटम पर कितना आ रहा है 0, टॉप पर 0 बॉटम पर 0, ऑलवेज टाइम रहता है ये, ठीक है, चाहे कैसा भी सेक्शन हो टॉप एंड बॉटम पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू ऑलवेज टाइम 0 आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को ये? इतना करने के बाद पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे। अब हटाते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखिए इसमें। इस तरह से लिखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को भी इम्प्रेस हो जाएगा एग्जामिनर आपसे। सेकंड क्या देखना है हमें कि मैक्सिमम कहाँ होगा। यहाँ तो हमें डायग्राम से देख के लग रहा है कि बीच में होगा मैक्सिमम, अब देख लेंगे हम कहाँ होगा। तो लिख देंगे लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। जब भी हम किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो हम उसका डिफरेंशियल कर देते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, क्यू का बाई के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें मिलेगा डी क्यू अपॉन डी वाई बराबर, देखिए एफ अपॉन 2i तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहेगा एफ अपॉन 2i। इधर इसमें बाई है नहीं तो ये इसका हो गया 0 माइनस बाई स्क्वायर का 2y हो गया 2y, ये हो गया डिफरेंशियल। समझ आया? अब डिफरेंशियल करने के बाद मैक्सिमम के लिए हम डी क्यू अपॉन डी वाई को 0 के बराबर रखेंगे। मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा है ना सबने, डिफरेंशियल करने के जस्ट बाद 0 के इक्वल रखते हैं, इसको 0 रख दीजिए, 0 रखा बराबर एफ अपॉन 2i ब्रैकेट में माइनस 2y, 2 से 2 कट गया, टोटल चला गया 0 में, तो y बराबर क्या आ गया 0, एफ और i इधर 0 में चला गया, माइनस भी 0 में गया, तो y बराबर 0 आ गया। तो y बराबर 0 कहाँ पर है, y को जब नीचे लाएंगे 0 पर तो न्यूट्रल एक्सिस पर आ जाएगा, हेंस करके हेंस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कितना होगा तो y बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो, y इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे तो यहाँ से आपको क्यू मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू मैक्स बराबर ये एफ अपॉन 2i है, ब्रैकेट में देखिए डी स्क्वायर बाई 4 था, बाई को 0 कर दिया तो 4 दूनी 8 हो गया, ये यहाँ क्या हो गया 4 दूनी 8, तो यहाँ से क्यू मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू मैक्स बराबर एफ डी स्क्वायर अपॉन 8i, एफ डी स्क्वायर अपॉन 8i। ठीक है, ये बोलिए इतना क्लियर। तो ये मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एवरेज का जो 1.5 गुना बोला है हमने, इसको और दिखा देते हैं सॉल्व करके, एवरेज का कितने गुना होता है। यहाँ तक हो गया। इतना करने के बाद आपको क्यू मैक्स ये निकालना, बस इतना और निकाल दो कि एवरेज का कितने गुना होगा। ऊपर का रफ कर रहे हैं हम, ठीक है, ऊपर का रफ कर रहे हैं। चूंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए मैं रेक्टेंगुलर का सिर्फ करा रहा हूँ आपको, ट्रेंगल वाला सर्कुलर वाला पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप सबको बता ही दिया, जीटेक पॉली का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा। हालांकि पेड कोर्स अभी उस पर लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि काम चल रहा है अभी ऐप पर, बहुत ज़्यादा पूरा खाली पड़ा है ऐप, लेकिन पीडीएफ मैंने आपको अपलोड कर दिया है उस पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है सबके लिए। तो स्टडी मटेरियल में जाके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे वहाँ पर, कंप्लीट पीडीएफ इसी का डेरिवेशन का। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर एवरेज का निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू मैक्स बराबर एफ डी स्क्वायर अपॉन 8 है, मैं यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, आई की, यहाँ पर हम आई की वैल्यू रख दे रहे हैं, आई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है,
आई की वैल्यू बताइए। तो देखिए आई की वैल्यू निकालने के लिए ये आयत है, टोटल सेक्शन का आई निकालते हैं तो बी डी की घात 3/12 होता है, सबने पढ़ा है फॉर्मूला, बी डी की घात 3/12। ठीक है, इस 12 को ऊपर ले जाइए तो क्यू मैक्स बराबर 12 ऊपर चला जाएगा 12 एफ डी स्क्वायर अपॉन 8 इंटू बी डी की पावर 3। तो डी स्क्वायर से 2 घात कट जाएगी, बी डी बचेगा सिर्फ। क्यू मैक्स बराबर 4 से काटो, ऊपर हो गया 4 3 12, 4 दूनी 8, यहाँ बचा एफ अपॉन बी डी। तो एफ अपॉन बी डी फोर्स अपॉन एरिया होता है हमारा एवरेज स्ट्रेस। तो क्यू मैक्स बराबर 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, 1.5, और ये हो गया क्यू मैक्स। ये क्यू मैक्स का सॉरी क्यू एवरेज का फॉर्मूला है, क्यू एवरेज। ठीक है, इस तरह से क्यू मैक्स की जो वैल्यू होती है वो क्यू एवरेज का 1.5 गुना निकल के आ जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा लेंदी पोर्शन था, ये 5 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी आप लोगों का ये ट्रायंगल वाला और सर्किल वाला जो डेरिवेशन है आपको देख देख के लिख लेना है, कर लेना है सॉल्व, जरूर कर लेना सॉल्व। रेक्टेंगुलर का 2 साल से पूछा जा रहा है, हो सकता है इस बार ट्रायंगल या सर्किल का पूछ लिया जाए। तो मैं आपको पीडीएफ में इसको दे रहा हूँ अलग से, क्योंकि अभी मैकेनिकल के भी 2 चैप्टर बचे हैं और डेरिवेशन के अलावा और भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है आगे, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरी वाला पार्ट भी है, फॉर्मूले वाला पार्ट भी है, तो बहुत कुछ पढ़ना है बाकी अभी। तो आप इसके जो 2 डेरिवेशन वाले पार्ट है ना, उन्हें आप खुद से करिएगा। सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको ये रेक्टेंगल का समझाया, एक समझा दिया, अब आपको दोनों इजीली समझ में आ जाएंगे देख करके। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है डेरिवेशन में, रीड कीजिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो सिविल वाला पोर्शन यहीं तक था, सिर्फ सिविल का कंप्लीट हो गया। अब मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए हम आगे कंटिन्यू कराते हैं। ठीक है, चलिए मैकेनिकल वाले बच्चों का कर लेते हैं, 2 चैप्टर बचे हैं उनके, अब मैकेनिकल वाले देख लेंगे यहाँ से आगे। चलिए समझते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉर्जन चैप्टर का डेरिवेशन। टॉर्जन चैप्टर में सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, टॉर्जन इक्वेशन, यानी मरोड़ समीकरण। तो मरोड़ समीकरण क्या होता है, इसका पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन की फॉर्म में आया था एक बार 2014 के एग्जाम में। सामान्य परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए मरोड़ समीकरण यानी टॉर्जन इक्वेशन व्युत्पन्न करें, मतलब प्रूव करना है आपको टॉर्जन इक्वेशन को। यह यूपी के ही 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अदर और भी सेट में आ रखा होगा, तो इस सेट में दे रखा था। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। डेट में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्जन इक्वेशन, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। बेंडिंग इक्वेशन और टॉर्जन इक्वेशन दोनों में से एक हर साल रिपीट होता है, तो या तो बेंडिंग इक्वेशन आएगा या फिर टॉर्जन इक्वेशन, दोनों में से एक जरूर आता है। ठीक है, तो मैं इसका जो क्वेश्चन फॉर्म लिखा है इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं यहाँ से, आप इसको लिख लीजिएगा टॉर्जन इक्वेशन। ठीक, सिर्फ हेडिंग करके लिख सकते हैं आप टॉर्जन इक्वेशन। समझना थोड़ा ध्यान से, आसान है लेकिन समझ नहीं आया तो थोड़ा टफ लगता है फिर ये। अब देखिए मरोड़ समीकरण क्या होता है। सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में बनी हुई है शाफ्ट। क्या बनी है, एक शाफ्ट बनी है। तो आप इसके बारे में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे चित्र में एल लंबाई तथा आर त्रिज्या की एक शाफ्ट दिखाई गई है। क्या लिखेंगे, चित्र में एल लंबाई तथा आर त्रिज्या की एक शाफ्ट दिखाई गई है, जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा फ्री है। इसका एक सिरा तो फिक्स है, दूसरा फ्री है। इसके फ्री एंड पर टी मरोड़ घूंड, क्या कहते हैं इसको, मरोड़ घूंड, हिंदी में तो कहते हैं मरोड़ घूंड, इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, मरोड़ घूंड या फिर टॉर्क कह सकते हैं इंग्लिश में आप, टॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे टॉर्क लगाने के बाद परिधि पर स्थित कोई बिंदु ए डैश में परिवर्तित हो जाता है, ए डैश में बदल जाता है। इस स्थिति में ओ पर बना कोण थीटा मरोड़ कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, मरोड़ कोण। मरोड़ कोण जो थीटा है इसको इंग्लिश में हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट या फिर ट्विस्टिंग एंगल भी कह देते हैं। एंड जो यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है एंगल ए सी ए डैश, एंगल ए सी ए डैश जो फाई है इसको हम कर्तन विकृति कहते हैं, कर्तन विकृति यानी शियर स्ट्रेन। इसका नाम क्या होता है, शियर स्ट्रेन इसका नाम होता है, कर्तन विकृति फाई का नाम। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं सभी, ठीक है, क्लियर सबको ये।
तो यहाँ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जो है ना इसका, आप इसको PDF में से देख लीजिएगा, हालांकि मैंने आपको यहाँ बोल के समझा दिया है। मेन चीज़ हम डेराइव करके देखते हैं इसको। ये सब टर्म समझ आ गया ना, थीटा यहाँ पर मरोड़ कोण है, फाई यहाँ पर कर्तन विकृति शियर स्ट्रेन होता है, और बाकी तो ये टी आपको बताई दिया मरोड़ घूर्ण यानी टॉर्क है। इन सबको याद रखना, थ्योरी की फॉर्म में लिखने के काम आएगा। जब भी कोई डेरिवेशन हो डायग्राम से सॉल्व होता हो तो उसको आप उस डायग्राम के बारे में 2-3 लाइन अवश्य लिखा करें, ठीक है। इसे सब लिखने के बाद अब आगे लिखेंगे आप ट्रेंगल AC से tan फाई लगा दीजिए। tan फाई इक्वल टू क्या आएगा, लंब बट्टे आधार AA डैश अपॉन AC। अब यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि फाई इज वेरी स्मॉल, जो फाई बनता है ना बहुत छोटा होता है ये वाला फाई, इसलिए tan फाई को फाई के बराबर रख देंगे, tan फाई को फाई के ही बराबर रख देंगे। जब भी फाई एंगल की वैल्यू बहुत कम हो तो उस एंगल की वैल्यू और tan के साथ एंगल की वैल्यू सेम ही आती है जब कम वैल्यू होती है। जैसे tan 0 का मान 0 होता है तो एंगल थीटा बराबर है, अगर 0 देखें तो tan थीटा का मान भी 0 ही आता है। 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। इसीलिए कह देते हैं हम क्या, अगर वैल्यू बहुत कम है तो tan की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू उस थीटा के बराबर ही आती है समथिंग, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ रख दिया आपने फाई बराबर AA डैश हमें पता नहीं है, AC A से C तक आपकी L लंबाई है L। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा सर C से O तक है, L तो A तक तो नहीं है। तो बेटा ये जो A होता है ना, सर्कल जो बन रहा है, ये इसकी परिधि है और ये परिधि आपकी ऊपर ऐसे रहती है गोल गोल, ठीक है। अगर आप सामने से ऐसे देख रहे हैं तो इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये जो सेंटर दिख रहा है ना, सेंटर इस साइड को बीच में को, ठीक है, तो उठा हुआ रहता है। यहाँ 3D पोर्शन में दिख नहीं पा रहा है, ये जो परिधि एक्चुअल में उठी होगी ऐसे। जैसे मैं कहूँ सेंटर ये वाला बीच में, यहाँ सेंटर है, ये बीच में सेंटर, और ये इसकी परिधि है। तो जो परिधि तक की लंबाई होगी वही सेंटर तक की लंबाई होगी अंदर, ठीक है। समझ लीजिएगा इस चीज़ को, कंफ्यूज नहीं होना कि ये दूरी तो C से O तक है, C से O तक और C से A तक है दूरी है। A जो है O के जस्ट ऊपर होता है उठा हुआ, ठीक है। इसीलिए ये L लंबाई हो गई। यहाँ तक बोलिए समझ पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है AA डैश की वैल्यू निकालने के लिए। AA डैश ये अगर आप इसको ध्यान से देखें, AA डैश को एक चाप बन रहा है और ये यहाँ पर ऐसे करके बन रहा है, ये ऐसे ये A है, ये A डैश है। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, इसकी R त्रिज्या है। तो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं सपोज इसको इक्वेशन 1 बना रहा हूँ। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। तो कोण आप थीटा लगा दीजिए, थीटा बराबर आर्क हमारा AA डैश है, AA डैश अपॉन रेडियस R है। इधर ले जाओ तो AA डैश की वैल्यू क्या आ गई, R थीटा। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फाई बराबर क्या मिल जाएगा, R थीटा अपॉन में L। इसको एक इक्वेशन नाम दे दो, सपोज इक्वेशन 2 है। इस तरह समझते चलिए, ठीक है। हमारे यहाँ से फाई निकल गया। अब चूंकि हमें पता है जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस, जिससे शियर स्ट्रेस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, शियर स्ट्रेस को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। शियर स्ट्रेस टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फाई के, शियर स्ट्रेन फाई के, ठीक है। ये शियर स्ट्रेन फाई है, लिख दें इसका नाम भी, चलिए इसका नाम भी लिख देते हैं। शियर स्ट्रेस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हमें यहाँ से आगे देखिए क्या मिल जाएगा, तो मिल गया टाउ समानुपाती फाई के। तो टाउ जब बराबर करते हैं तो जी आता है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं इसको, कर्तन मापांक या दृढ़ता मापांक, ठीक है, ये फाई। तो यहाँ से अगर आप फाई की वैल्यू निकालेंगे, जी को इधर ले जाओ तो क्या आ गया, फाई बराबर टाउ अपॉन जी, टाउ अपॉन जी। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर फाई के प्लेस पर, तो क्या हो गया, टाउ अपॉन जी बराबर R थीटा अपॉन L। R को G की जगह, G को R की जगह रख दीजिए, टाउ अपॉन R इक्वल टू G थीटा अपॉन L। ये इक्वेशन 3 बना दीजिए, 3। और जो हमारी ये टॉर्जन इक्वेशन होती है ना डियर, टॉर्जन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है T अपॉन J बराबर टाउ अपॉन
ये जो लिखा है आपके सामने आर बराबर जी थीटा अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है, इनमें से आधा मिल गया, अब सिर्फ टी बचा, टी अपॉन जे। तो टी अपॉन जे निकालना बाकी रह गया, इतना तो हमें मिल गया। मेन ये होती है टॉर्जन इक्वेशन, यहाँ टाउ या फिर क्यू लिखा होता है कुछ बुकों में, शियर स्ट्रेस को बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 तक हो गया, सबका क्लियर। मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा इसको प्लीज, है। चलिए, इतना होने के बाद अब हमें एक अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, छोटा सा, एक छोटा डायग्राम बना लीजिए अलग से, और उस डायग्राम के बारे में लिखेंगे। जैसे ये आपका कोई भी शाफ्ट का सर्कुलर शाफ्ट है, सेंटर से ये बाहर तक की जो रेडियस है आर है, कैपिटल आर, इसके अंदर कोई भी एक रिंग बनी हुई है, रिंग, ठीक है। इसी सेंटर से एक रिंग बना दिया आपने यूं, इस तरह से। आप सही से बनाइएगा प्लीज़, है, यहाँ फिसल जाता है मार्कर, थोड़ा चिकना बोर्ड है इसलिए। ये रिंग बना रखी है आपने कोई भी एक, और ये जो रिंग है ना, इसकी कुछ थिकनेस भी है डियर, ठीक है। एक तो रेडियस है, इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस सपोज इसकी यहाँ से तक आपने मान ली स्मॉल आर है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। नहीं बन पा रहा सही से, जगह कम पड़ जा रही है, चलो ठीक है, समझ लीजिएगा। स्मॉल आर, ये कैपिटल आर था यहाँ से, ठीक है। आपने क्या मान लिया, आर दूरी पर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस वो टाउ है, और इस स्मॉल आर दूरी पर जो स्ट्रेस है वो स्मॉल क्यू है, ठीक है। एंड इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली, ये डी आर मान लिया अपने, डी आर, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा लिखेंगे डायग्राम के बारे में। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, चित्र में एक शाफ्ट, कैपिटल आर त्रिज्या की शाफ्ट दिखाई गई है, जिसके बाहरी सरफेस पर कर्तन प्रतिबल टाउ है, एंड इसके अंदर एक रिंग, स्मॉल आर त्रिज्या की एक रिंग दिखाई गई है, जिसकी मोटाई डी आर है, और इसके सतह पर शियर स्ट्रेस स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सही से देखिए इसको, तो आप अगर इसका मैं यहाँ पर डायग्राम खींचूँ, अगर आप यहाँ सेंटर तक ही ले लो, सिर्फ एक साइड का, यहीं तक सेंटर तक, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, ये हमने लाइन बना दी, कह सकते हैं बाहर वाले सरफेस पर टाउ है, शियर स्ट्रेस टाउ, एंड जो छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, यहाँ पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्यू है, स्मॉल क्यू। अगर आप इसको मिलाते हैं तो इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, एक समरूप त्रिभुज टाइप से, ठीक है। देख पा रहे हैं, बाहर वाले सरफेस पर टाउ है, यहाँ पर बाहर वाले पर टाउ है, और जो अंदर वाला ये वाला सरफेस है, इस पर स्मॉल क्यू है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू। देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये स्मॉल आर त्रिज्या है, और बाहर से बाहर तक की ये वाली यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर त्रिज्या है, कैपिटल आर। बोलिए, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप समरूप त्रिभुज की कंडीशन लगाएंगे, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, बड़े वाले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई का अनुपात, यानी टाउ अपॉन आर बराबर छोटे वाले त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, आधार इसका कितना, स्मॉल क्यू, ऊंचाई स्मॉल आर। तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, टाउ अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बोलिए, समझ पा रहे हैं इतना सभी। इसको कोई एक इक्वेशन बना लीजिए, अगर ये 3 थी तो इसको 4 नाम दे दीजिए, इक्वेशन 4। ये चीज़ सबको समझ आ गई। हमें लाना है मेनली टी फॉर टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क। अब यहाँ लिखेंगे हम रिंग में, ये जो रिंग बना रखी है, रिंग में शियर फोर्स, बोलिए, रिंग में शियर फोर्स, यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी। तो रिंग में शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, शियर फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, शियर फोर्स F बराबर कह देंगे स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ से आ गया F इक्वल टू स्ट्रेस कितना है रिंग पर, स्मॉल क्यू, और एरिया क्या है, एरिया देखिए डी आर मोटाई थी तो 2 पाई आर इंटू डी आर, परिधि इंटू थिकनेस, ठीक है। F आ गया, ये फोर्स आ गया। अब हमें निकालना क्या, टॉर्क निकालना है, रिंग में टॉर्क, रिंग में टॉर्क, टॉर्क मतलब मरोड़ घूर्ण, T बराबर ये आघूर्ण होता है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, क्या होगा ये, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस स्मॉल आर दूरी पर था, स्मॉल आर, ठीक है। अभी रिंग में ही चल रहा है सब कुछ, अभी स्मॉल आर। यहाँ वैल्यूज रखिए, तो T बराबर क्या आएगा, F की वैल्यू ये आपके सामने है स्मॉल क्यू इंटू
2 पाई आर डी आर इंटू बाहर ये वाला आर, ठीक है, ये आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर स्मॉल क्यू की वैल्यू भी रख दीजिए। स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने यहाँ रखिए। तो यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर देखिए टी बराबर स्मॉल क्यू की जगह ये टाओ अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, क्यू की जगह आगे ब्रैकेट में 2 पाई आर और आर मिलकर आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। बोलिए समझ आया। इस आर को और यहाँ रख दो तो आर की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी बराबर टाओ अपॉन आर इंटू में 2 पाई आर की पावर 3 इंटू डी आर। समझ आया। अब लिखिए संपूर्ण शाफ्ट के लिए, संपूर्ण शाफ्ट, संपूर्ण शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से संपूर्ण शाफ्ट के लिए इंटीग्रल कर देंगे टी बराबर टॉर्क, टी बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से संपूर्ण शाफ्ट, बड़ा वाला आर है रेडियस 0 से आर, ये वैल्यू रख दीजिए क्या, टाउ अपॉन आर इंटू 2 पाई आर की पावर 3 इंटू डी आर। सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उस साइड का सबसे उस साइड का मिटा दूं, हालांकि यहाँ भी थोड़ा सा जगह है, कर लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है देखो, 2 पाई टाउ अपॉन कैपिटल आर कॉमन आ गया, 2 पाई टाउ अपॉन कैपिटल आर कॉमन आ गया। आर की पावर 3 का हो जाएगा आर की पावर 4/4 इंटीग्रल, लिमिट 0 से कैपिटल आर है, इसकी जगह पर कैपिटल आर पुट करना है। उस साइड सबसे उस साइड का मिटा रहे हैं, लिख लिया होगा आप सबने ये। ठीक है, थोड़े से बड़े डेरिवेशन से ये टाइम कंज्यूमिंग है, अक्सर लोग रिवीजन में कराते नहीं डेरिवेशंस, बट मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। थ्योरी पार्ट तो बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, बस मेजर पार्ट यही वाला था। एक बार ये हो जाए कवर फिर कोई दिक्कत नहीं है। टी बराबर 2 पाई टाउ अपॉन आर, यहाँ रखेंगे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर की पावर 4/4। ठीक है, अगर देखिए टी बराबर 2 पाई इंटू टाउ अपॉन आर इंटू में, मैं यहाँ पर डी में चेंज कर सकता हूँ उसको, तो d/2 को कहते हैं डी, डी मतलब डाया अपॉन 2, इसकी पावर 4/4 है नीचे, तो टी बराबर आ गया 2 पाई। देखिए टाउ अपॉन आर तो आगे कर लीजिए पहले आप, ये जो टाउ अपॉन आर लिखा है ना इसको आगे कर लीजिए। यहाँ पर कितना है 2 पाई है ब्रैकेट में, डी की पावर 4 है अपॉन 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16, 16 का 4 में मल्टीप्लाई, यानी 16 इंटू 4 हो रहा है ये समझ आ रहा है। तो इससे ये 2 बार कट जाएगा, 2 बार, तो टाउ बराबर सॉरी टी बराबर टाउ अपॉन आर इंटू में पाई बचा, ये यहाँ डी की घात 4 बचा अपॉन यहाँ कितना बच रहा था 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 बचा। ये कुछ याद आ रहा है किसका फॉर्मूला है, ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है डियर, ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जे से डिनोट करते हैं, लिख दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, क्या कहेंगे ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, तो जे बराबर होता है पाई डी की घात 4/32, ये जेड अक्ष के प्रत्यय जड़त्व आघूर्ण को कहते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो क्या आ गया, टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर, ये आपको एक अगला इक्वेशन मिल गया। कितने इक्वेशन हो गए थे, 4 हो गए थे, 5वां इक्वेशन कह दीजिए, 5वां इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिए। यहाँ भी टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल के बराबर है, यहाँ टाउ अपॉन आर टी अपॉन जे के बराबर है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर क्या, इक्वेशन 3 एंड 5 से, 3 एंड 5 से क्या देखने को मिल रहा है, टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर बराबर टाउ अपॉन आर किसके बराबर है, जी थीटा अपॉन एल के बराबर है एल। इनके सभी टर्म आप सबको समझा रखे हैं, ये तो जस्ट रिवीजन चल रहा है। टी यहाँ पर क्या होता है, टॉर्क होता है, मरोड़ घूर्ण। जे यहाँ पर पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण, जिसका फॉर्मूला ये है। टाउ यहाँ पर शियर स्ट्रेस होता है, कर्तन प्रतिबल। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ शाफ्ट होता है। जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है या फिर शियर मॉडुलस यानी कर्तन मापांक या दृढ़ता मापांक। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, मरोड़ कोण। एल लेंथ ऑफ शाफ्ट होता है, शाफ्ट की लंबाई। ठीक है, इन सब के नाम भी आप लिख करके आ सकते हैं।
बोलिए, इतना क्लियर हो गया सभी को? तो चलिए, ये कवर हो गया आपका टॉर्जन इक्वेशन। ये इम्पोर्टेंट था मैकेनिकल के पर्पज से, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा अब आपका एक चैप्टर बचा है स्ट्रेन एनर्जी, विकृति ऊर्जा। हालांकि विकृति ऊर्जा में डेरिवेशन दे रखे हैं, बट पूछे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जाते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में, ठीक है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है डेरिवेशन करना चाहते हैं आप, तो मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा इसका डेरिवेशन वाला पार्ट विकृति ऊर्जा का। हालांकि आपको डिटेल्ड लेक्चर जब मैंने स्ट्रेन एनर्जी का प्रोवाइड किया था तो उसका एक ही लेक्चर आपको दिया था, उस सिंगल लेक्चर में पूरा कवर करा रखा है आपको स्ट्रेन एनर्जी के बारे में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। अब मैं अगला सेशन ताकि आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी आपका ये लेक्चर लगभग 1.25 घंटे का हो गया है, 2 के समथिंग पहुँच गया होगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। स्ट्रेन एनर्जी जो है ना आपका विकृति ऊर्जा, उसके डेरिवेशन को स्किप कर रहा हूँ मैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल वाला जब सेशन करेंगे तो उसके 2 से 3 सेशन हमारे हो सकते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं सॉम में। डेरिवेशन वाला पार्ट जितना था, जो इंपॉर्टेंट वाला था, हमने कवर कर लिया। जितने क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं दोनों लेक्चर से बन जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से देख के जाइएगा, इससे ज़्यादा डेरिवेशंस आपसे नहीं पूछेगा। बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी हम अलग सेशन में करेंगे। बाकी इसके बाद जो हमारा सेशन रहेगा वो ऑल फार्मूलेज का सेशन रहेगा। पूरे सॉम एंड मॉस के जितने भी फार्मूले हैं हम सिंगल लेक्चर में सभी फार्मूले को रिवाइज करेंगे, और बहुत बड़ा लेक्चर भी नहीं होगा, डायरेक्ट फार्मूले और उनके टर्म आपको समझाएंगे, याद कराएंगे सभी फार्मूले। सिंगल लेक्चर में आपको हर एक चैप्टर के सारे फार्मूले एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट के 2 लेक्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, थ्योरी वाला भी और न्यूमेरिकल वाला भी। डेरिवेशन वाला, फार्मूले वाला पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन दोनों को देख लीजिएगा। फार्मूले का आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, वो केवल फार्मूला आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द आपको अगले लेक्चर में, जिसमें हम ऑल फार्मूलेज का रिवीजन लेके आएंगे, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर थ्योरी वाला सेशन होगा, देन आफ्टर फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। इसी तरह से जुड़े रहेंगे। पर डे आपको एक मैराथन क्लास मिलती रहेगी सॉम एंड मॉस की, और आने वाले 5 से 6 दिन में हम पूरा का पूरा सॉम रिवाइज कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स 10 तक, यानी 10 मार्च तक हमारा पूरा कवर हो जाएगा ये सॉम एंड मॉस। उसके बाद का जितना टाइम बचेगा उसमें और सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।